स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स नंबर और साथ में देखेंगे जितने भी क्लोज नंबर, ठीक है, रूल या क्लोज नंबर मोस्टली जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट कम्स अंडर, डाक विभाग किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अधीन ही आता है। डीओपी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? डायरेक्टर जनरल पोस्ट न्यू दिल्ली, महानिदेशक डाक न्यू दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, संचार राज्य मंत्री की बात करें, देवू सिंह चौहान है। आगे चलते हैं। अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग का जो शीर्ष प्रबंधन निकाय है वो कौन सा है? पोस्टल सर्विस बोर्ड, जिसे क्या कहा जाता है? डाक सेवा बोर्ड कहा जाता है। पोस्टल सर्विस बोर्ड कंप्राइजेज 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर। अब डाक सेवा बोर्ड जो है इसमें क्या रहता है? एक चेयरमैन होता है और इसमें 6 मेंबर शामिल हैं। उन 6 मेंबर्स के नाम आपने एक बार पढ़ लेने हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप उनको कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। पार्सल डायरेक्टोरेट की बात करें, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। पीएलआई डायरेक्टोरेट की बात करें, चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। पीएलआई डायरेक्टर की बात करें, कोलकाता में है। आगे यहाँ पे एपीएस आएगा, एपीएस। आर्मी पोस्टल सर्विस डायरेक्टोरेट की बात करें, सेना डाक भवन नई दिल्ली। और टोटल सर्कल्स की बात करें, टोटल सर्कल 23 है। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश और यनम, तो ये आंध्र प्रदेश सर्कल के अंडर आते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? आंध्र प्रदेश और साथ में यनम। क्या यमन मत कर देना, यहाँ पे क्या है? यनम है। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? विजयवाड़ा में स्थित है। आगे चलते हैं। गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली, ये सारे किसके सर्कल के अंडर आ जाते हैं? गुजरात सर्कल के अंडर आ जाते हैं और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर सर्कल में आ जाता है जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्रीनगर में स्थित है। केरला, लक्षद्वीप और माहे, ठीक है, कौन से सर्कल में? केरला में आ जाएंगे और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र का बात, महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र सर्कल में महाराष्ट्र आ जाएगा और साथ में आ जाएगा गोवा। इन दोनों का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सर्कल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में टोटल 6 स्टेट शामिल हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। ये सभी जो है 6 राज्य नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल में शामिल है और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? शिलोंग में स्थित है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु और साथ में पौंडीचेरी की बात करते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। और यहाँ पे देखो पौंडीचेरी, अब देखो यहाँ पे यनम हमने किया, यनम जो है वो किस में आ जाएगा? आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। और दूसरा माहे किया, किस में आ जाता है? लक्षद्वीप में आ जाता है। तो इन दोनों को आपने छोड़ देना है, ठीक है। हालांकि आपके पौंडीचेरी में आते हैं लेकिन कौन से पोस्टल सर्कल में आते हैं वो हमने ऊपर कर लिया कि यनम जो है आंध्र प्रदेश, माहे जो है वो केरला सर्कल में आ जाएगा। लेकिन वैसे किस स्टेट के अंडर आ जाएंगे? पौंडीचेरी के अंडर आते हैं। अब यहाँ पे देखो तमिलनाडु और पौंडीचेरी, यनम और माहे को छोड़कर बाकी जो भी हिस्सा बच जाता है पौंडीचेरी का वो किस में आ जाएगा? चेन्नई में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में और तमिलनाडु सर्कल के अंडर आ जाएगा। आगे देखते हैं। वेस्ट बंगाल सर्कल में वेस्ट बंगाल आ जाएगा। सिक्किम और अंडमान निकोबार आ जाएंगे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। ईच सर्कल इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स, तो प्रत्येक सर्कल को रीजन्स में बांटा गया है। रीजन्स आर डिवाइडेड इनटू पोस्टल एंड आरएमएस डिविजन्स। तो जितने भी रीजन्स होते हैं आगे उनको बांटा गया। कैसे बांटा गया? पोस्टल और आरएमएस डिविजन्स में बांटा गया है। और उसके बाद डिवीजन जो होते हैं आगे उनको फिर से सब डिविजन्स में बांटा गया। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या आ जाएगा? आपके पास एक सर्कल आ गया। अब सर्कल में क्या आ जाते हैं? रीजन आ जाते हैं। इस तरह से रीजन में इनको बांटा जाता है। रीजन्स को आगे बांटा जाता है डिविजन में, डिविजन्स को आगे बांटा जाता है सब डिविजन में। ठीक है, इस तरह से बांटे जाते हैं। सबसे पहले जो सर्कल है उसका ऐड हो जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन्स का कौन हो जाता है? पोस्ट मास्टर जनरल हो जाएगा। पोस्टल जो आरएमएस डिवीजन होते हैं उनका सुपरिटेंडेंट, क्या तो पोस्टल वाले का वो सुपरिटेंडेंट पोस्ट हो जाएगा। आरएमएस डिवीजन का कौन सा हो जाएगा? आरएमएस सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। डिवीजन की बात करें सब डिवीजन, ठीक है, डिवीजन को आगे सब डिवीजन में बांटा गया। इनके हेड कौन होते हैं? इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं।
आगे चलते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिसेज देखते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिसेज जो है टोटल 115 हैं। और कई बार अभी आपसे क्या मोस्टली पूछा जाता है कि आपके सर्कल में आपसे पूछा जाएगा कि कितने नाइट पोस्ट ऑफिस है, तो सिर्फ आपको अपने सर्कल का कर लेना है, बाकी सर्कल का नहीं करना है। आंध्र प्रदेश वाले याद करेंगे 12 है भाई उनके नाइट पोस्ट ऑफिसेज। असम में 1 है, बिहार में 6, छत्तीसगढ़ में 2, दिल्ली में 17 है, गुजरात में 8, हरियाणा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1 भी नहीं है। JNK की बात करें 1 है, झारखंड में देखें तो 1 है, कर्नाटका में भी 1 है, केरला में 6, मध्य प्रदेश में 5 है, महाराष्ट्र में 7 है, नॉर्थ ईस्ट में 1 है, उड़ीसा में 1 भी नहीं है, पंजाब में 4 है, राजस्थान में 5 है, तमिलनाडु में 14 है, तेलंगाना में 8 है, उत्तर प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 1 भी नहीं, वेस्ट बंगाल में 6 है। आपने अपने अपने सर्कल का अच्छे से याद कर लेना है आपके सर्कल में कितने नाइट पोस्ट ऑफिस है। टोटल की बात करें, टोटल कितने आ जाएंगे, 115 आ जाएंगे। या तो आपसे आपके सर्कल का पूछा जाएगा या टोटल नाइट पोस्ट ऑफिस कितने हैं, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, पोस्टल सर्कल्स की बात करते हैं 23 है, पोस्टल रीजन्स की बात करें 54 है, पोस्टल डिवीजन है 450, सर्कल स्टैंप डिपो 1 ही है, RMS डिवीजन 69 है, पोस्टल स्टोर डिपोज की बात करें 26 है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो 6 है, टोटल पोस्ट ऑफिस 1,56,434 हैं, हेड पोस्ट ऑफिस की बात करें 810 है, सब पोस्ट ऑफिस की बात करें 24,313, ब्रांच पोस्ट ऑफिस 1,31,311, नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो 115 है। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉर्टिंग हब्स की बात करते हैं 91, एवरेज एरिया ऑफ ईच पोस्ट ऑफिस 21.36 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। AMPC की बात करें तो 2 है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, और इंट्रा सर्कल हब्स की बात करें 152 है। आगे चलते हैं, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो टोटल 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं। कौन कौन से हैं? PTC मैसूर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। आगे चलते हैं, PTC मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, PTC दरभंगा बिहार में स्थित है। आगे चलते हैं, PTC गुवाहाटी असम में स्थित है, PTC सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित और PTC बड़ोदरा जो है गुजरात में स्थित है। तो ये टोटल आपके पास 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर आ जाएंगे। आगे चलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं। ये वाली जो सर्विस है, सर्विस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, ये सेवा जो है बंद कर दी गई है, तो इसके आपने ध्यान में रखना है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल, एक पंजीकृत लेख के गुम होने के मामले में दिया जाने वाला जो मुआवजा है वो कितना है? 100 रुपीज़ है, मतलब मैक्सिमम आपको 100 रुपये तक का मुआवजा दिया जा सकता है। हेड ऑफ सर्कल में ग्रांट टू सेंडर और एट हिज रिक्वेस्ट टू एड्रेस एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, नॉट एनी लीगल लायबिलिटी। अब ये जो आपको 100 रुपये का मुआवजा दिया जाता है, हेड ऑफ सर्कल इसको ग्रांट कर सकता है। किसे? सेंडर को, प्रेषक को कर सकता है। अगर प्रेषक चाहे तो वो किसको कर सकता है? एड्रेसी को कर सकता है कि ये जो मुआवजा है वो एड्रेसी को या प्राप्तकर्ता को दिया जाए। अब ये हेड ऑफ सर्कल के द्वारा ग्रांट किया जाता है। कैसे किया जाता है? एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के रूप में किया जाता है, नॉट एनी लीगल लायबिलिटी। तो ये कोई भी उसका कानूनी, ठीक है, दायित्व नहीं है कि उसको कानूनी रूप से दिया जाएगा। कैसे दिया जाता है? एक्ट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के रूप में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, मुआवजे के लिए जो आवेदन दिया जाएगा विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ पोस्टिंग इन केस ऑफ लॉस ऑफ आर्टिकल, लेख के गुम होने के मामले में। ठीक है, तो आपको ये जो मुआवजे के लिए आवेदन करना है, कब करना है? 3 महीने के भीतर करना है। ठीक है, और कौन सी तारीख से करना है? डेट ऑफ पोस्टिंग, जिस तारीख को आपने लेख को पोस्ट किया था उस पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर आप इस चीज़ के बारे में आवेदन कर सकते हैं। विद इन 1 month ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी और आर्टिकल इन केस ऑफ लॉस ऑफ कंटेंट्स और डैमेज। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या बोली गई है? अगर आपके लेख की जो सामग्री है उसको कोई नुकसान हुआ है, उसको कोई यहाँ पे लॉस हुआ है, ऐसी कंडीशन में डेट ऑफ डिलीवरी, जिस तारीख को आपके लेख का वितरण हुआ था उस तारीख से 1 महीने के भीतर आप इस चीज के बारे में आवेदन कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। competent authority to grant license for posting of a registered newspaper without pre-payment of postage, डाक शुल्क का पूर्व भुगतान किए बिना पंजीकृत समाचार पत्रों की पोस्टिंग के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है? कौन सक्षम प्राधिकारी है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है। कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे दिया है, स्कीम confined to registered newspapers including magazines and periodicals which are published at intervals of not more than 31 days। तो ये जो समाचार पत्र हैं 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। एंड पोस्ट मोर देन 500 कॉपीज एट अ टाइम। कि अगर आप ये वाली सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार जो पोस्ट करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की प्रतियां होनी चाहिए, कॉपीज होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, हेड ऑफ सर्कल जो है
हेड ऑफ सर्कल कौन आ जाएगा, चीफ CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आ जाएगा। फिक्स दी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, वो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी को डिसाइड करता है। अब देखो यहाँ पे प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश का क्या मतलब हो जाएगा कि आप पहले कोई भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, पहले आपको सेवा प्रदान की जा रही है, आप अपने जो न्यूज़पेपर हैं उनको क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई भी पहले चार्जेस नहीं दिए, आपने प्री पेमेंट नहीं की है। अब क्योंकि आपने प्री पेमेंट नहीं करी है, आपने सेवा का लाभ भी उठा लिया, बाद में क्या पता आप चार्जेस दें या ना दें, तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है। और ये अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी हेड ऑफ सर्कल के द्वारा डिसाइड किया जाता है, विच इज इक्वल टू 1 मंथ पोस्टेज। और ये किसके बराबर होता है, एक महीने में आप कितने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्ट कर देते हैं उसका एवरेज सा निकाला जाता है, उस एवरेज के बराबर ये अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी आपसे डिपॉजिट करवाया जाता है कि आप क्या करते हैं, सेवा का लाभ उठा लेते हैं, बाद में आप चार्जेस नहीं देते हैं, तो वो चार्जेस तो किसी को देने पड़ेंगे, कौन कहाँ से लिए जाएंगे, जो आपने अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया होगा। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, कैन डिपॉजिट इन कैश इन पोस्ट ऑफिस सेविंग। अब इसको आप कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें इसको दिया जा सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्लेज्ड टू हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ सर्कल को आप क्या कर सकते हैं, NSC प्लेज कर सकते हैं, या फिर आप SBI बैंक से या फिर अन्य कोई भी बैंक जो क्या है नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज किया गया, उस बैंक से आप गारंटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल पोस्टिंग्स एडजस्टेड ट्वाइस इन अ मंथ। एक महीने में आप जितनी भी पोस्टिंग करेंगे, जितने भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करेंगे, उन सभी के लिए जो देय शुल्क होगा या ड्यू चार्जेस होंगे उनको महीने में 2 बार एडजस्ट किया जाता है। कब से कब किया जाता है, जितनी भी आप पोस्टिंग करते हैं महीने की 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, उसको महीने की 16 तारीख को एडजस्ट किया जाता है, यानी कि वो चार्जेस आपको कब बताए जाएंगे, महीने की 16 तारीख को बता दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी आप पोस्टिंग करते हैं 16 तारीख से लेकर, ठीक है, महीने की 16 तारीख से लेकर महीने के एंड तक, उसको अगले महीने के पहली तारीख को एडजस्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा जितनी भी आप पोस्टेज करते हैं, ठीक है, जितनी आप पोस्टिंग करते हैं उसके लिए जो भी ड्यू चार्जेस रहते हैं, किस तरह से वो आपसे लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का नवीकरण मेड एट सेम टाइम एज एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस समय आप पंजीकरण के लिए, ठीक है, पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं, उसी समय आप लाइसेंस के नवीकरण के लिए भी आवेदन करेंगे। पेमेंट ऑफ बिल की बात करें, अब यहाँ पे क्योंकि हर महीने क्या किया जाता है, 2 बार आपकी जो भी ड्यू चार्जेस होंगे उनको एडजस्ट किया जाता है, तो उसका जो बिल होता है उसका भुगतान कैसे किया जाएगा। मेड बाई लाइसेंसी एट पोस्ट ऑफिस इंडिकेटेड इन बिल विद इन 7 days, अदरवाइज हेड ऑफ सर्कल विल कैंसिल द लाइसेंस। तो जिस तारीख को आपको वो बिल भेजा जाएगा जो भी ड्यू चार्जेस का होगा, उसकी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर जो भी बिल में इंडिकेट किया गया पोस्ट ऑफिस होगा, निर्दिष्ट किया गया डाकघर होगा, वहाँ पे जाकर आपको उस बिल का भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो लाइसेंस है उसको हेड ऑफ सर्कल के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अप्लाई लिटरेचर पैकेट, हर क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें देखो, एग्जाम्पशन फ्रॉम पोस्टल फीस, अप्लाई लिटरेचर पैकेट जो है भेजा जाता है, इसमें बहुत सारे चार्जेस में आपको छूट दी जाती है। कौन कौन से चार्जेस हैं, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क जो लिया जाता है नॉर्मली किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी पार्सल के ऊपर, किसी भी पैकेट के ऊपर, वो आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर नहीं देना पड़ता है। पंजीकृत आप इसको करके भेजना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक्नोलेजमेंट इसके साथ भेजना चाहते हैं, एक्नोलेजमेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। नो फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट। अब ये अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट क्या चीज़ आ जाएगी, जब भी आपका कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, VP आर्टिकल या कोई भी अन्य जो भी पंजीकृत लेख है या जवाबदेह लेख होता है, जब भी उसका वितरण किया जाता है तो क्या होता है, प्राप्तकर्ता से एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन हस्ताक्षर की एक प्रति, ठीक है, उन हस्ताक्षरों की एक प्रति अगर प्रेषक चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है। कैसे, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट के रूप में, यानी कि प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित की हुई रसीद की सत्यापित प्रति के लिए अगर यहाँ पे चार्जेस की बात करें, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आपको वो भी नहीं देने पड़ते, यानी कि आप वो जो रसीद है उसकी अटेस्टेड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अब ऐसा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, ऐसा अंधसिद्ध पैकेट जिसके लिए आपने किसी भी तरह के डाक शुल्क का भुगतान नहीं किया है, ट्रांसमिटेड बाई सरफेस रूट ओनली, तो ऐसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को केवल सतह मार्ग से ही प्रेषित किया जाएगा।
इफ सेंट बाय एयर, अगर आप उसको हवाई मार्ग से भेजना चाहते हैं, एयरमेल चार्जेस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर बुक पैकेट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एयरमेल चार्जेस हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा, जैसा कि बुक पैकेट के लिए निर्धारित किया गया। अब देखो फॉरेन पोस्ट में आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजना चाहते हैं, वहां पर भी आपको एयर चार्जेस के अलावा कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। और वहां पे जो चार्जेस, क्योंकि अभी आप पीए के लिए अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपसे वो भी पूछा जाता है, कई बार इनलैंड में पूछा जाता है, तो इनलैंड में अगर पूछा जाएगा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए जो हवाई शुल्क लिया जाता है वो किसके बराबर लिया जाता है, क्या आ जाएगा, बुक पैकेट के ऊपर जो लगेंगे। अब अगर फॉरेन पोस्ट की बात करेंगे, अपने विदेश के लिए कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजना है हवाई मार्ग के माध्यम से, अगर उसका प्रसारण किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको उसके ऊपर जो हवाई चार्जेस देने पड़ेंगे वो किसके बराबर रहेंगे, प्रिंटेड पेपर के ऊपर लागू हवाई डाक शुल्क का भुगतान आपको इसके लिए करना पड़ेगा। तो दोनों आपने याद करने हैं, इंग्लैंड का पूछा है बुक पैकेट, फॉरेन पोस्ट में पूछा गया तो आ जाएगा प्रिंटेड पेपर्स के जितना आ जाएगा। पेपर ऑफ एनी काइंड, periodicals, books, letters, post in blind literature packet impressed in braille to or फ्रॉम ब्लाइंड पर्सनस। अब यहाँ पे जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं इसमें क्या क्या भेजा जा सकता है, इसमें किसी भी तरह के पेपर भेजे जा सकते हैं, पत्रिकाएं भेजी जा सकती हैं, बुक या फिर पत्र भेजे जा सकते हैं, लेटर भेजे जा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये किससे छपे होने चाहिए, ब्रेल लिपि में छपे होने चाहिए। एक लिपि होती है जो किसके लिए होती है, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए होती है, वही इसको समझ पाते हैं, ठीक है, महसूस करने वाली एक लिपि होती है ब्रेल लिपि, उसमें छपे होने चाहिए। उस तरह का छपा हुआ कोई भी पेपर, पीरियोडिकल, बुक या फिर पत्र इसमें भेजा जा सकता है। कौन इसको भेज सकता है, या तो नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा भेजा जाएगा या नेत्रहीन व्यक्ति को भेजा जाएगा। मैक्सिमम वेट हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कितना हो जाएगा, 7 kg, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान परिवर्तन के संबंध में दिए गए निर्देशों के बारे में, फर्निश एट पोस्ट ऑफिसेज ऑफ बोथ दी प्लेसेस। अब इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, कोई भी व्यक्ति अपना निवास स्थान परिवर्तित करता है तो उसके संबंध में जो निर्देश दिए जाते हैं, कौन कौन से डाकघरों में दिए जाएंगे, सबसे पहले, ठीक है, कौन कौन से डाकघरों में दिए जाते हैं, उन दोनों जगहों के डाकघरों पे दिए जाएंगे। एक, प्लेस विच दे आर लिविंग, उस जगह के डाकघर को जहां से वो छोड़कर जा रहे हैं, और प्लेस टू विच दे आर गोइंग, या फिर उस जगह के डाकघर को भी जहां वो नई जगह पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो इन दोनों जगहों के डाकघरों को ये वाले निर्देश जो हैं वो दिए जाने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट। अब ये जो निर्देश होंगे बिल्कुल सरल और डायरेक्ट होने चाहिए। और साथ में और क्या होना चाहिए, मस्ट स्टेट वेदर, इसमें और क्या चीज़ बताई जानी चाहिए, दे आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल पोस्टल आर्टिकल। साथ में ये बताया जाएगा कि क्या ये सभी डाक लेखों के लिए दिए गए हैं, कि सभी डाक लेखों के ऊपर अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली फॉर एड्रेसेस आर्टिकल, और साथ में ये दिए गए निर्देश क्या केवल प्राप्तकर्ता के लेखों पर लागू होंगे, और आल्सो टू हिज फैमिली मेंबर्स, या कि उसके परिवार के सदस्यों के लेखों के ऊपर भी लागू होंगे। तो इस चीज़ के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। आगे चलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस और एनीथिंग इन नेचर ऑफ टूर विल नॉट बी अटेंडेड। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आके बोले कि मैं टूर पर जा रहा हूँ, तो ये मेरा नया, यहाँ पे मैं कुछ दिन रुकूंगा, मेरे जो लेख हैं यहाँ पे भेज दिए जाए, तो इस तरह की कोई भी कंडीशनल जिसमें कोई शर्त वाली हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन है, उसको अटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल डायरेक्ट होनी चाहिए। हर एक चीज़ उसमें बताई जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड, कंडीशनल और ऐसी कोई भी टूर प्रोग्राम वाली इंस्ट्रक्शन को अटेंड नहीं किया जाएगा। इन इंस्ट्रक्शंस की वैलिडिटी की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी वैधता की बात करें, ये जो निर्देश दिए जाएंगे 3 महीने तक ये वैलिड रहते हैं, उसके बाद लैप्स हो जाते हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्री के लिए जाता है तो लंबे समय के लिए वो इन निर्देशों को दे सकता है, लेकिन मोस्टली जो इनकी वैलिडिटी है वो 3 महीने तक रहती है। आगे चलते हैं, पोस्ट रेजिडेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पीए के पेपर में पोस्ट रेजिडेंट वाला क्वेश्चन ना आए तो क्वेश्चन पेपर अधूरा रह जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, चाहे फॉरेन पोस्ट के संबंध में पूछा जाए, चाहे इंलैंड पोस्ट के संबंध में पूछा जाए, जरूर पूछा जाता है। सुपरस्क्रिप्शंस अंडर पोस्ट रेजिडेंट, जब भी आप पोस्ट रेजिडेंट के तहत कोई भी आर्टिकल भेजते हैं, कौन कौन सी सुपरस्क्रिप्शन क्या होती है, ऊपरी लेख जिन्हें कहा जाता है। जैसे कोई भी आधिकारिक डाक लेख भेजा जाता है, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, OIGS। तो OIGS क्या हो जाएगा, ऊपरी लेख या सुपरस्क्रिप्शन हो जाएगी। अब पोस्ट रेजिडेंट जब भी लेख भेजा जाता है तो उसके ऊपर क्या ऊपरी लेख रहता है, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, टू अवेट अराइवल,
आर्टिकल एड्रेस्ड पोस्ट ऑफिस, डाकघर को संबोधित लेख, अवेट अराइवल या फिर टू बी केप्ट टिल कोल्ड फॉर, बुलाए जाने तक इसको रखा जाए या फिर आने की प्रतीक्षा की जाए, या फिर डाकघर को संबोधित लेख, ये सभी अगर सुपरस्क्रिप्शन वाली कोई भी आपको लेख दिख जाती है तो उसका मतलब वो क्या है, पोस्ट रेस्टेंट है। अब पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल जो होते हैं बाकी लेखों से किस तरह अलग होते हैं उसके बारे में आगे दिया है। मस्ट वेयर नेम ऑफ एड्रेस, इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाते हैं क्योंकि पोस्ट रेस्टेंट जो हम सोचते हैं अलग सा कोई लेख होगा, शायद इसमें प्राप्तकर्ता का कोई नाम पता नहीं होता है इसमें प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होता है। पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल केप्ट इन पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड, अब ये जो है बाकी लेखों से इसको अलग बना देता है कि पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल जो होता है इसको उस डाकघर में जिसके लिए इसे संबोधित किया जाता है वहां पे क्या किया जाता है, रोक कर रखा जाता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने तक के लिए इसको वहां पे रोक कर रखा जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है जो बाकी लेखों से इसको अलग बनाते हैं। लेकिन वीपी आर्टिकल अगर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भी भेजा जाता है तो उसको 1 महीने के लिए नहीं रोक के रख सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए नॉर्मल क्वेश्चन में कि आपका कोई भी पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल है किस अवधि के लिए उसको डाकघर में रोक कर रखा जाएगा तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1 मंथ। लेकिन पूछा जाए कि वैल्यू पेबल आर्टिकल को अगर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित किया जाता है तो उसको कितने दिनों के लिए ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक के रखा जाएगा, केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, तो 7 दिनों की अवधि के लिए उसको रोक कर रखा जा सकता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं रोकेंगे, तो ये हो जाएगा पोस्ट रेस्टेंट। इफ एन आर्टिकल इज refused इट विल रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, अगर कोई भी आर्टिकल है उसको लेने से इनकार कर दिया जाए, प्राप्त करता उसको लेने से मना कर देता है तो उसको तुरंत प्रेषक को वापस लौटा दिया जाता है। आगे चलते हैं फ्रैंकिंग मशीन के बारे में, इंपॉर्टेंट देखते हैं। इट इज अ स्टैंपिंग मशीन, इसे स्टैंपिंग मशीन भी कहा जाता है। कमीशन ऑफ 3% परमिटेड ऑन वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स यूज्ड, तो यूज किए हुए फ्रैंक के मूल्य पर 3% कमीशन की अनुमति दी जाती है। 2 प्रकार की फ्रैंकिंग मशीन होती है। अब यहाँ पे भाई बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, लाइसेंस और फ्रैंकिंग मशीन दोनों में फर्क है। फ्रैंकिंग मशीन का एक लाइसेंस वो 3 प्रकार का होता है, फ्रैंकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है, 3 या 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइसेंस इसका जो फ्रैंकिंग मशीन का है वो 3 प्रकार का, फ्रैंकिंग मशीन जो है ये 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स की बात करें, एक होती है EFM इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, RMFM ये होती है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। अब मोस्टली यहाँ पे आजकल क्या चला हुआ है, RMFS, ठीक है, ये एक नई चीज़ चली हुई है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम। तो एक बार इसको भी आप गूगल से कर लेंगे, ठीक है, शायद इस वीडियो में नहीं ऐड होगा तो इसको एक बार आपने कर लेना है, क्योंकि मैंने बोला एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिर आप वहाँ पे बोलेंगे नहीं किया तो गलती कर दी, तो इसको भी कर लेना है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो पढ़ लेने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होती हैं, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई। इंप्रेशन की बात करें, इसकी इंप्रेशन जो रेड कलर में आ जाती है। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन जो होती है इसमें मीटर रहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में मीटर नहीं होते, इसमें क्या होती हैं, डाइज होती हैं। तो किसी भी जब भी फ्रैंकिंग इंप्रेशन लगाई जाती है तो उसको मान्य होने के लिए उसमें 2 डाइज होनी चाहिए। कौन कौन सी डाइज की शार्प होनी चाहिए, वैल्यू डाई और दूसरी लाइसेंस डाई। अब रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में असेंडिंग और डिसेंडिंग नाम के 2 मीटर होते हैं और इसकी इंप्रेशन या शार्प जो होती है वो ब्लू कलर की रहती है। फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वैलिड फ्रैंक इंप्रेशन शुड कंसिस्ट वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई, तो मान्य होने के लिए फ्रैंकिंग की शार्प में लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई दोनों की शार्प होनी चाहिए। लाइसेंस फॉर फ्रैंकिंग मशीन इशूड बाई हेड ऑफ डिवीजन, तो इसके लिए फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस होता है, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा। मंडल प्रमुख कौन, SP या SSP के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे चलते हैं, पोस्टिंग ऑफ फ्रैंक्ड आर्टिकल्स, फ्रैंक किए हुए लेखों को कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिसेज, 2 से अधिक डाकघरों में इनको पोस्ट नहीं किया जा सकता, इनके अधिकतम 2 डाकघरों में आप फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट कर सकते हैं। दीज 2 पोस्ट ऑफिसेज स्पेसिफाइड बाई SPO इन दी लाइसेंस, और ये जो 2 डाकघर होंगे इनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जाएगा। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स विल बी टेंडर्ड एट दी काउंटर बंडल्ड इन सेपरेट बंडल्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स। अब यहाँ पे ये जो फ्रैंक किए हुए लेख होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रैंक किए हुए लेखों को आपने कहाँ पे प्रस्तुत करना है, काउंटर के ऊपर प्रस्तुत करना होता है।
कैसे प्रस्तुत करेंगे आप, इनके बंडल बना के इनको प्रस्तुत करेंगे। आगे फिर से चलें कि इनको बंडल जो है, ये जो बंडल बनाए जाएंगे किस आधार पर बनाए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स, फ्रैंक के मूल्यों के अनुसार आप इनके बंडल बना के इनको डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे जहां से इनको पोस्ट किया जाना है। ईच कंसाइनमेंट मस्ट अकम्पनीड बाई विंडो डिलीवरी टिकट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव। एक डिलीवरी टिकट आएगी, एक विंडो डिलीवरी टिकट है। तो विंडो डिलीवरी टिकट के बारे में ध्यान रखना है, किसके लिए होती है, लाइसेंस जारी जो होगा फ्रैंकिंग मशीन का, उसके प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए विंडो डिलीवरी टिकट होती है। तो जितनी भी आप बंडल बना के लेके आएंगे, जितनी भी खेप आप लेके आएंगे, उसके साथ विंडो डिलीवरी टिकट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, लाइसेंस धारी के प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए। फ्रैंक इंप्रेशन शुड बी मेड एट अ राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। अब फ्रैंक की जो छाप लगाई जाएगी किसी भी आर्टिकल के ऊपर, वो कहाँ पे लगाई जाएगी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, पता पक्ष का, ठीक है, पता पक्ष जो होगा उसके दाहिने हाथ के ऊपरी कोने में ये लगाई जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए लेख है, यहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता लिखा है, तो जहाँ पे डाक टिकट चिपकाए जाते हैं, क्योंकि डाक टिकट क्यों चिपकाए जाते हैं, डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए। फ्रैंकिंग इंप्रेशन क्यों लगाई जाती है, वो भी तो डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए लगाई जाएगी। तो यहाँ पे लगाई जाएगी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में लगाई जाएगी। फ्रैंकिंग इज अलाउड अप टू एनी अमाउंट। अब ये जो फ्रैंकिंग है आप इसको किसी भी मूल्य तक कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप 100 रुपये से ज़्यादा की फ्रैंकिंग नहीं कर सकते, किसी भी मूल्य तक कोई भी लिमिट नहीं है। ये भी पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग जो है वो किस सीमा तक की जा सकती है, जितनी मर्जी आप किसी भी लेख के ऊपर फ्रैंकिंग कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। देयर मे बी मोर देन वन इंप्रेशन ऑफ वैल्यू डाई बट ओनली वन इंप्रेशन ऑफ लाइसेंस डाई ऑन ईच आर्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक लेख के ऊपर वैल्यू डाई की एक से ज़्यादा छाप हो सकती है, लेकिन एक लेख के ऊपर केवल लाइसेंस डाई की एक ही छाप होनी चाहिए। ठीक है, लाइसेंस डाई की एक लेख के ऊपर केवल एक ही छाप होनी चाहिए, वैल्यू डाई की मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा हो सकती हैं। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्स ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे दूसरा बोला कि लेटर बॉक्स में अगर मशीन फ्रैंक लेखों को आप पोस्ट कर देते हैं तो उनको अनपेड आर्टिकल्स माना जाता है, अवैतनिक लेख उनको माना जाता है। विंडो डिलीवरी टिकट की बात करें, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव, ऊपर भी क्या कि विंडो डिलीवरी टिकट जो होता है लाइसेंसधारी जो रहेगा फ्रैंकिंग मशीन का, उसके प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए होती है। फ्रैंकिंग मशीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्म ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल। फ्रैंकिंग मशीन आपको उसी फर्म से प्राप्त करनी है जो किसके द्वारा अधिकृत की गई होगी, महानिदेशक डाक के द्वारा ऑथराइज की गई होगी। एनी चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ मशीन एक्सेप्ट रिपेयर। अब मशीन जो है उसकी लोकेशन में, क्या उसके जो भी लोकेशन है उसमें आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं सिवाय उसकी रिपेयर के मामले को छोड़कर, नोटिफाइड टू हेड ऑफ डिवीजन एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। तो इस चेंज के बारे में आपको एक तो हेड ऑफ डिवीजन सुपरिटेंडेंट को बता देना है, दूसरा जहां से आप लेखों को पोस्ट करते हैं ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वो हो जाएगा, उस वहां पे भी आपको इस चीज के बारे में जानकारी दे देनी है। आगे चलते हैं, आर्टिकल्स वेयरिंग प्रीवियस और लेटर डेट्स नॉट एक्सेप्टेड। पिछली तारीख या फिर अगली तारीखों वाली जो इंप्रेशन होगी फ्रैंकिंग की, अगर किसी आर्टिकल के ऊपर लगाई गई है तो उस लेख को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल वेयरिंग फ्रैंक ऑफर डेट इमीडिएटली डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपने एक लेख के ऊपर, क्योंकि ऊपर हमने किया कि पिछली तारीख वाली अगर किसी भी लेख के ऊपर फ्रैंकिंग इंप्रेशन लगी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर फ्रैंक की छाप लगी है, कौन सी तारीख की, जिस तारीख को आप लेख को पोस्ट कर रहे हैं उसके बिल्कुल पिछले दिन की, तो एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन साथ में कंडीशन है, इफ दे बेयर इंप्रेशन ऑफ लाइसेंस डाई ऑफ द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। जिस तारीख को आप लेख को पोस्ट कर रहे हैं उसी तारीख की उसके ऊपर लाइसेंस डाई की छाप होनी चाहिए, तब उस लेख को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी कि वैल्यू डाई की बिल्कुल पिछले दिन की छाप उसके ऊपर हो सकती है और लाइसेंस डाई की डेट ऑफ प्रेजेंटेशन की छाप उसके ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो उस लेख को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एंड एडवर्टाइजमेंट में आल्सो अपेयर अलोंग साइड दी डेट स्टैंप इंप्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रैंकिंग इंप्रेशन लगाई जाती है तो जो लाइसेंस धारी होता है उसको एक ऑप्शन दी जाती है, वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है, उसका जो भी काम काज है उससे संबंधित वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन भी उसके द्वारा दिया जा सकता है, और कहाँ पे दिया जाएगा, डेट स्टैंप इंप्रेशन के साथ ये विज्ञापन दिया जा सकता है।
वर्ड सर्विस यूज्ड इन लाइसेंस डाई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल डाक। अब जो भी ऑफिशियल डाक, आधिकारिक डाक भेजी जाती है, उसकी पहचान के लिए लाइसेंस डाई जो रहती है फ्रैंकिंग मशीन की, उसमें क्या वर्ड रहता है? सर्विस वर्ड रहता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऑफिशियल डाक, आधिकारिक डाक भेजी जाती है, तो आधिकारिक डाक की पहचान के लिए फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई में कौन सा शब्द रहता है? सर्विस वर्ड लिखा होता है। आगे चलते हैं, ACG 67 क्या होता है? PA वालों के लिए तो फॉरम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। ACG 67 क्या होता है? रिसिप्ट ग्रांटेड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर एनी मनी पेड बाई लाइसेंसी। लाइसेंसधारी के द्वारा भुगतान किए हुए किसी भी पैसे के लिए एक उसको रिसिप्ट या रसीद दी जाती है। उस रसीद को कौन से फॉरम के ऊपर? ACG 67 के ऊपर बनाया जाता है। आगे चलते हैं, सेट और रीसेट ऑफ मशीन। अब फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट करना है बाई ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट नोट बिलो रैंक ऑफ पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर। तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? विभाग के अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा, और उसका जो रैंक है वो किसका होना चाहिए? पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, वैलिडिटी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस की वैलिडिटी या वैधता की बात करें 5 साल है, और इसके लिए फीस की बात करें 375 रुपीज़ है। रिवेट ऑफ 3% विल बी अलाउड इफ अमाउंट एक्सीड्स ₹5000। 5000 रुपये से अधिक राशि के लिए आपको रिवेट दिया जाएगा, कितना? 3% का। Every letter, packet, parcel has to be stamped with date stamps of at least 2 post offices। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम 2 डाक घरों की तारीख मोहर होनी चाहिए। और ये जो 2 पोस्ट ऑफिसेज आ जाएंगे, बुकिंग पोस्ट ऑफिस और डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, कम से कम हर एक डाक ले के ऊपर, चाहे वो लेटर, पैकेट है या पार्सल है, 2 पोस्ट ऑफिसेज की डेट स्टैंप, दिनांक मोहर होनी चाहिए। कौन कौन से आ जाएंगे ये कम से कम वाले 2 पोस्ट ऑफिस? बुकिंग पोस्ट ऑफिस, जहाँ से ले को पोस्ट के बुक किया जाता है, और दूसरा डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, गंतव्य डाकघर, जहां से ले का वितरण किया जाना हो। व्हेन बैग्स क्लोथ used for protection of parcel packet or letter it should used as an inside cover। तो जब भी किसी पार्सल, पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए बैग्स क्लोथ का यूज किया जाता है, मोम के कपड़े का उपयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, इनसाइड कवर, आंतरिक कवर की तरह यूज करना चाहिए। आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस बट्सओवर प्रोहिबिटेड एंड ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। तो नकली डाक टिकटों को तैयार करना, ठीक है, जो फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं, नकली डाक टिकट जो होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनको तैयार करना या उनका उपयोग करना, क्या किसी भी उद्देश्य के लिए चाहे आप करते हैं, इसको प्रतिबंधित माना गया है, प्रोहिबिट माना गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या है? ऑफेंस है, क्या एक अपराध, और कैसा? दंडनीय अपराध है। और किसके अंडर ये आ जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 263A के तहत ये एक दंडनीय अपराध है। आप ऐसा करेंगे आपको सजा हो जाएगी। आगे चलते हैं पार्सल के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्सल suspected to contain written communication forwarded to its destination marked for open delivery। अब पार्सल के अंदर आप कोई भी लिखित संचार नहीं भेज सकते हैं। अगर किसी भी पार्सल के ऊपर ऐसा संदेह है कि उसमें कुछ भी लिखा हुआ पत्राचार आपने डाल के भेजा है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको उसके गंतव्य के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। उसके ऊपर क्या मार्क किया जाएगा? फॉर ओपन डिलीवरी। उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? फॉर ओपन डिलीवरी लिखा जाएगा। फॉर ओपन डिलीवरी लिख के उसको डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस के लिए भेज दिया जाएगा। ईच रिटर्न कम्युनिकेशन चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द लेटर पोस्टेज। अब वहाँ पे जाकर इस पार्सल को क्या किया जाता है? प्राप्तकर्ता को उस पार्सल के आगमन की सूचना दी जाती है। प्राप्तकर्ता डाकघर में आता है और डाकघर में फिर प्राप्तकर्ता की देख रेख में उस पार्सल को खोला जाता है। पार्सल खोलने के बाद अगर उसमें से रिटर्न कम्युनिकेशन निकलता है, जितने रिटर्न कम्युनिकेशन निकलेंगे अलग अलग, उन सभी के लिए लेटर पोस्टेज, ठीक है, पत्र डाक के हिसाब से, पत्र डाक शुल्क के अनुसार 2 गुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। और मैक्सिमम वेट की बात करें तो पार्सल का मैक्सिमम वेट जो है हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अनरजिस्टर्ड पार्सल, अपंजीकृत पार्सल के लिए जो मैक्सिमम वेट है वो कितना है? 4000 ग्राम या 4 kg, सेम चीज़ है। आगे चलते हैं, पोस्टेड और एड्रेस्ड टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जब भी आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अ पार्सल पोस्टेड टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस या पार्सल बुक्ड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस, नॉर्मल आंसर आएगा 10 kg, जब तक आपके पास अनरजिस्टर्ड वर्ड साथ में ना लगाओ। अनरजिस्टर्ड साथ में लग जाएगा 4 kg लिमिट आ जाएगी,
ब्रांच पोस्ट ऑफिस अगर किसी भी तरह से आपके पार्सल से जुड़ा हुआ है तो पार्सल की जो वेट लिमिट आ जाएगी रजिस्टर्ड पार्सल की वो कितनी आ जाएगी 10 kg। ठीक है, अब मान लीजिए चाहे हेड ऑफिस से पार्सल को बुक किया चाहे सब ऑफिस से पार्सल को बुक किया, लेकिन कहाँ के लिए बुक कर दिया, किसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए बुक कर दिया, तो उसकी लिमिट जो है एचओ और एसओ की वो भी 10 kg आ जाएगी। लेकिन एचओ से एसओ को, एसओ से एचओ को, एचओ टू एचओ या एसओ टू एसओ बुक किया जाता है तो उसकी लिमिट कितनी आ जाती है 20 kg, 20 किलोग्राम आ जाती है। साइज की बात करें, लेंथ जो है लंबाई नोट एक्सीड 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फॉरेन पोस्ट वाला जब पार्सल पूछा जाता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें कुछ अलग है, वो आपने पढ़ लेना क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियोस में बहुत बार कर चुके हैं, उनके बारे में नहीं करेंगे। साइज़ की बात करें, पार्सल की लंबाई जो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ और गिर्थ की बात करें, लंबाई और परिधि की बात करें तो ये 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपके पास पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में। तो पोस्ट बॉक्स की बात करें, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग सर्विसेज कैन बी अवेल्ड टुगेदर। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की सुविधाओं को एक साथ भी आप ले सकते हैं, यानी कि इन दोनों सुविधाओं का लाभ आप एक साथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में आता है तो कई बार पूछा जाता है कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग सेवाओं का क्या आप एक साथ लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं। पोस्ट बॉक्सेस अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिसेज एज मे बी डिटरमाइंड इन दिस बिहाफ बाई हेड ऑफ सर्कल। पोस्ट बॉक्स जो है किराए पर कुछ एक डाक घरों में उपलब्ध होते हैं, जैसा कि इस संबंध में हेड ऑफ सर्कल किसके द्वारा, सीपीएमजी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीपीएमजी के द्वारा निर्दिष्ट किए गए कुछ एक डाक घरों में पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा उपलब्ध होती है। ध्यान रखना, सभी डाक घरों में पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा कुछ एक डाक घरों में उपलब्ध होती है। इस चीज़ के बारे में हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। Only fully prepaid, unregistered articles of letter mail wearing post box number are delivered through post box। अब पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से लेखों का वितरण किया जाएगा, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेख जो होंगे केवल उन्हीं का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। ध्यान रखना, लेटर मेल, पत्र डाक, दूसरे प्रीपेड होने चाहिए, पूरी तरह से उनका भुगतान किया गया होना चाहिए। तीसरी बात, वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, अपंजीकृत होने चाहिए, और साथ में पोस्ट बॉक्स नंबर देके उनको संबोधित किया गया होना चाहिए, तभी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से उनका वितरण किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से लेख आ जाएंगे, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जिनका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें आपके लेटर्स आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी अपंजीकृत डाक में आते हैं। तो ये सारे जो है पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अदर पर्सन और फर्म केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर नोट डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स एक्सेप्ट। अब यहाँ पे ऐसे लेख जिन्हें क्या किया जाता है, किराएदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर करके भेजा जाता है, उनका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा, सिवाय आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ फर्म रेंटिंग अ पोस्ट बॉक्स। अब कोई भी फर्म है वो किराए पर उसने पोस्ट बॉक्स ले रखा है, उसका कोई भी लेजिटिमेट पर्सनल होगा, कोई भी वैध कर्मी होगा, उस वैध कर्मी के लेखों का वितरण उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है जिसको फर्म ने किराए पर ले रखा है। आगे चलते हैं, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट ऑफ द रेंटर। किराएदार के जो परिवार के सदस्य होंगे और उसके जो गेस्ट होंगे, गेस्ट मतलब उसके रिश्तेदार वगैरह जो भी आए होंगे, उनके लिए अगर कोई लेख आता है उसको पोस्ट बॉक्स नंबर दे के भेजा जाता है, तो किराएदार के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से उन लेखों का वितरण भी किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू ट्रेनीज और इनमेट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाई रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। उसके बाद कोई भी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी है उसके द्वारा अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है और उसमें जो भी ट्रेनीज होंगे, क्या प्रशिक्षु होंगे या इनमेट्स वगैरह जो भी होंगे, उनको संबोधित लेखों का वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस टू कैजुअल विजिटर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेइंग विद रेंटर। किराएदार के साथ जो भी कैजुअल विजिटर्स रहते हैं, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उनको संबोधित लेखों का वितरण भी जो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। आगे चलते हैं, रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल और मनी ऑर्डर एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स डिलीवर्ड और पेड थ्रू पोस्टमैन। अब कोई भी मान लीजिए, क्योंकि हमने ऊपर किया कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए, अपंजीकृत लेख होने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई भी आपका पंजीकृत लेख, बीमित लेख,
मूल्य लेख या फिर मनी ऑर्डर पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर संबोधित किया जाता है, तो कैसे उसका वितरण किया जाएगा? उसका वितरण जो है वो डाकिए के माध्यम से, पोस्टमैन के माध्यम से किया जाएगा। इफ इन केस ऑफ in office of delivery it is found that there is no post box in name of addressee or payee or he is ceased to be a renter of post box article bill return to sender। अब यहाँ पे देखो एक पंजीकृत लेख है, मान लीजिए उसको क्या किया जाता है, पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर संबोधित किया जाता है, वितरण के कार्यालय में वो लेख पहुंच जाता है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से तो पंजीकृत लेख का वितरण किया नहीं जाएगा, किया किसके माध्यम से जाएगा? डाकिए के माध्यम से। लेकिन उस रजिस्टर्ड आर्टिकल के ऊपर जो पोस्ट बॉक्स नंबर दे रखा है, उस पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर कोई किराएदार है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उस लेख को क्या किया जाएगा? उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अब क्या होता है, कई बार पहले किसी ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, बाद में वो उसको कर देता है, विड्रॉ कर देता है, वो नहीं उस सेवा का लाभ आगे लेता है, तो ऐसी कंडीशन में बाद में अगर उसके लिए कोई भी पंजीकृत या इस तरह का कोई भी लेख पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर आता है, तो उस लेख का वितरण नहीं किया जाएगा, उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अगला है आपके पास एप्लीकेशन फॉर पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग के लिए आवेदन सबमिट टू पोस्ट मास्टर कंसर्न, संबंधित पोस्ट मास्टर को किया जाएगा। आगे चलते हैं, फॉर रेंटर changing his business address or shifting his office to another place, inform postmaster about change within 7 days of such change। अब दूसरी बात यहाँ पे, रेंटर किराएदार जो है वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस एड्रेस, व्यावसायिक पता चेंज करता है या अपना कार्यालय किसी नई जगह पे शिफ्ट कर लेता है, तो उसको इस चीज़ के बारे में पोस्ट मास्टर को 7 दिन के भीतर सूचना देनी होगी। जी आगे चलते हैं, नो रेंटर एंटाइटल्ड टू डिमांड पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर और पोस्ट बॉक्स इन एनी पर्टिकुलर रो और पोजीशन। अब जो भी रेंटर या किराएदार होगा वो किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकता है। किस चीज़ की नहीं कर सकता है? कि उसको किसी पर्टिकुलर नंबर, विशेष संख्या का एक पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर पंक्ति या किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाए, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा अलॉट किया जाएगा, या जो नंबर पोस्ट ऑफिस के द्वारा अलॉट किया जाएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रेंटर की मर्जी नहीं चलेगी। आगे चलते हैं, रेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोस्ट बॉक्स, किसी भी पोस्ट बॉक्स के संबंध में पे किया गया रेंट या किराया कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट और डिपॉजिट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पोस्ट बॉक्स, उसको किसी भी दूसरे पोस्ट बॉक्स के डिपॉजिट में या ड्यू चार्जेस के लिए एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि एक पोस्ट बॉक्स के लिए जो आप किराया देंगे वो उसी के लिए रहेगा, दूसरे पोस्ट ऑफिस बॉक्स के संबंध में उसका यूज नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, रेंटिंग पीरियड ऑफ पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि की बात करें, कमेंसेस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड। अब पोस्ट बॉक्स जो होगा उसके किराए की अवधि कब शुरू हो जाती है? जिस माह में पोस्ट बॉक्स आपको अलॉट किया जाता है उस माह के पहले दिन से। अब मान लीजिए आपको पोस्ट बॉक्स मिला है मार्च के महीने में, आपने पोस्ट बॉक्स लिया 15 मार्च को। अब इसके जो किराए की अवधि अब कब से शुरू हो जाएगी? जिस माह में आप पोस्ट बॉक्स किराए पर लेते हैं उसी माह की पहली तारीख से, यानी कि 1 मार्च से पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि शुरू हो जाएगी। पीरियड ऑफ रिन्यूअल ऑफ रेंट, अब रेंट जो किराया होगा उसके नवीकरण की अवधि की बात करें, कमेंसेस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली सक्सीडिंग द पीरियड ऑफ प्रीवियस रेंटल। प्रीवियस रेंटल क्या हो जाएगा? पिछला जो भी आपका था किराए की अवधि जो थी उसकी समाप्त होने के, मतलब जिस महीने में वो समाप्त होगी उसके बिल्कुल अगले माह के पहले दिन से ये जो नवीकरण की अवधि होगी, किराए के नवीकरण की अवधि वो शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपके जो किराए की अवधि है वो कब समाप्त हो रही है? मार्च मंथ के एंड में हो जाएगी, क्योंकि अब देखो किराए की अवधि कैसे शुरू होती है? जिस महीने में आप पोस्ट बॉक्स लेते हैं उसके पहले दिन से शुरू हो जाती है। अब खत्म कब हो जाएगी? जो भी महीना, ठीक है, आपने 3 महीने के लिए तो 3 महीने जब भी लास्ट में आएगा तो 3 महीने में ही खत्म हो जाएगी। अब जिस महीने में ये खत्म हो जाती है लास्ट में, उसके अगले महीने के पहले दिन से आपने जो भी किराए का नवीकरण किया है वो अवधि जो है वो शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं, चार्जेस ऑफ पोस्ट बॉक्स चेंज, क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स बाय रेंटर, किराएदार के द्वारा पोस्ट बॉक्स की निकासी एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाक घर के काम काज के घंटों या उसके व्यावसायिक जो घंटे होते हैं उनके दौरान किसी भी समय किराएदार के द्वारा पोस्ट बॉक्स की निकासी की जा सकती है, यानी कि उसमें से वो लेटर्स वगैरह निकाल सकते हैं।
इफ रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक, अगर किराएदार जो है एक हफ्ते तक पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं करता है, नोटिस टू रेंटर फ्रॉम पोस्ट मास्टर बाई रजिस्टर्ड पोस्ट टू क्लियर इट, तो वहां पे क्या किया जाता है, पोस्ट मास्टर के द्वारा किराएदार को एक नोटिस भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा, पंजीकृत डाक के माध्यम से उसको एक नोटिस भेजा जाएगा कि आप अपने पोस्ट बॉक्स की निकासी करें। इफ नॉट क्लियर पोस्ट बॉक्स इवन आफ्टर नोटिस, लेकिन वो क्या करता है, नोटिस के बाद भी पोस्ट बॉक्स क्लियर नहीं करता है, इट विल अमाउंट टू मिस यूज ऑफ पोस्ट बॉक्स, तो इसको क्या मानना चाहेगा कि वो पोस्ट बॉक्स का मिस यूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। और जब भी कोई पोस्ट बॉक्स का मिस यूज करता है, पोस्ट ऑफिस के पास ये अधिकार रहता है बिना उसको बताए वो उसको वापस विड्रॉ कर सकते हैं, पोस्ट बॉक्स की सुविधा को वापस ले सकते हैं। आगे चलते हैं, पोस्ट बैग के बारे में बात करते हैं। सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग विच अलोंग विद लॉक एंड डुप्लीकेट कीज टू बी सप्लाइड बाय रेंटर, तो पोस्ट बैग जो होता है तो इसमें क्या रहता है, एक थैले में लेखों को बंद करके वितरण किया जाता है, जिसमें एक ताला और चाबी जो है डुप्लीकेट की किसके द्वारा, रेंटर किराएदार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है पोस्ट ऑफिस को। और ये जो पोस्ट बैग वाली सुविधा है, फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, जैसे हमने ऊपर पोस्ट बॉक्स के बारे में किया कि कुछ एक निर्दिष्ट डाकघरों में ये सुविधा उपलब्ध होती है पोस्ट बॉक्स वाली, तो जैसा कि हेड ऑफ सर्कल के द्वारा उस चीज़ के बारे में निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पोस्ट बैग की अगर हम बात करें तो ये सभी वितरण डाकघरों में फैसिलिटी उपलब्ध होती है, सुविधा उपलब्ध होती है ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, तो इसमें भी सेम पोस्ट बॉक्स की तरह पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेखों का वितरण ही किया जा सकता है। यहाँ पे बैग आएगा तो जैसे लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड है, इनलाइन लेटर कार्ड है, न्यूज़पेपर या पैकेट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों का पोस्ट बैग के माध्यम से वितरण किया जा सकता है। आगे चलते हैं, रेंट्स के बारे में दिया हुआ है, किराए के बारे में दिया हुआ है। पोस्ट बॉक्स फॉर 1 ईयर, अगर आप 1 साल के लिए पोस्ट बॉक्स किराए पर लेते हैं 150 रुपये किराया आपको देना पड़ेगा। पोस्ट बैग फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए पोस्ट बैग का किराया भी 150 रुपये है। आगे चलते हैं, पोस्ट बैग एंड पोस्ट बॉक्स फॉर 1 ईयर, अगर दोनों आप एक साथ लेते हैं, अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन के बीच में एंड लगा के पूछा जाए तो आपने समझ लेना है दोनों का किराया आपसे पूछा गया और दोनों का किराया 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 3 मंथ्स, अगर 3 महीनों के लिए आप पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग को किराए पर लेते हैं 80 रुपये किराया हो जाएगा। पोस्ट बॉक्स फॉर 3 मंथ्स, अगर 3 महीनों के लिए आप पोस्ट बॉक्स किराए पर लेते हैं 50 रुपये किराया हो जाएगा। आगे चलते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में, डाक टिकटों के बारे में। इशूड बाई इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डाक टिकटों के बारे में, ये जो डाक टिकट होते हैं इनको भारतीय डाकघर के द्वारा जारी किया जाता है। किसकी अथॉरिटी के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी या प्राधिकरण के अंडर इनको क्या किया जाता है, भारतीय डाकघर के द्वारा जारी किया जाता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज नॉर्मली डन बाई पोस्टेज स्टैम्प्स, और जो डाक शुल्क का भुगतान किया जाता है आमतौर पर कैसे किया जाता है, डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है। दूसरी होती है आपके पास रेवेन्यू स्टैम्प्स, ओनली सेल बाई पोस्ट ऑफिस, तो इन्हें केवल डाकघर के द्वारा बेचा जाता है, मतलब सिर्फ डाकघर के द्वारा ही नहीं बेचा जाता कि सिर्फ डाकघर में इनको बेचा जाता है, डाकघर के द्वारा इनको जारी नहीं किया जाता। इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हें केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो डाकघर के द्वारा इनको केवल बेचने का काम किया जाता है, इशू नहीं किया जाता। इशू करने वाली कौन है, केंद्रीय सरकार है। कैन नॉट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के भुगतान में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से डाक टिकटों का उपयोग, रेवेन्यू स्टैम्प्स, ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प्स का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान में नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, तो ये भाई आपको अच्छे से पता है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस 3 ही प्रकार के डाकघर हैं। आगे चलते हैं, डिटेंशन इन डिलीवरी ऑफिस एंड लीवे ऑफ डीमर्ज चार्जेस, वितरण कार्यालय में रोक कर रखना और लीवे ऑफ डीमर्ज चार्जेस क्या हो जाएंगे, विलंब शुल्क का भुगतान। If addressee omits to take delivery within 7 days from date of its first presentation, article will return to sender on 8th day. अगर किसी भी लेख की प्रस्तुति की तारीख से 7 दिनों के भीतर उसका वितरण नहीं लिया जाता
तो ठीक है, प्राप्तकर्ता जो है उसका वितरण लेने में असफल रहता है, ऐसी कंडीशन में 8वें दिन उस लेख को प्रेषक को वापिस कर दिया जाता है। इफ एड्रेसी अप्लाइड इन राइटिंग टू पोस्ट ऑफिस फॉर डिटेंशन, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता लिखित में पोस्ट ऑफिस में यह अनुरोध करता है कि उन 7 दिनों की अवधि के बाद भी उस डाक लेख को पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखा जाए, आर्टिकल कैन बी डिटेन्ड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 7 डेज, तो उस लेख को फिर से आगे 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। तो शुरू में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि मान लीजिए प्राप्तकर्ता 7 दिनों के भीतर लेख का वितरण लेने में असफल रहता है, तो क्या किया जाएगा, उस लेख को 8वें दिन प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता पोस्ट ऑफिस में लिखित आवेदन देता है कि उन 7 दिनों की अवधि के बाद भी उस डाक वस्तु को डाक घर में रोका जाए, तो उन 7 दिनों के बाद फिर से अगले 7 दिनों के लिए उस डाक वस्तु को डाक घर में रोककर रखा जाएगा। दिस पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम, और ये जो पीरियड है कब से शुरू हो जाता है, 8th डे बाई पेइंग प्रेस्क्राइब्ड फी, 8वें दिन से ये जो भी है आपका पीरियड शुरू हो जाएगा अगले 7 दिनों का, और इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क या निर्धारित फीस का भुगतान करना पड़ेगा। आर्टिकल नोट रिटर्न टू सेंडर अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ फर्दर पीरियड, अब ये जो आगे की 7 दिनों की अवधि है इसकी समाप्ति से पहले उस लेख को प्रेषक को वापस नहीं किया जाएगा। एनी फीस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, और इसके मामले में आपने कोई भी शुल्क का भुगतान किया है तो आपको वो वापस रिफंड भी नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं, विंडो डिलीवरी की बात करते हैं। क्लोज नंबर 57 में आपके पास आती है, एक्सेप्ट वेयर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज इन फोर्स, एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन ऑर्डिनरी वीट ऑफ पोस्टमैन कैन गेट ऑल आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू हिम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस विंडो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। विंडो डिलीवरी जो है, सबसे पहले क्लोज नंबर 57 आपके लिस्ट आपके पास आएगी, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन से क्लोज में कौन सा रूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए विंडो डिलीवरी में क्या बोलेंगे, जहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो डाकिए की साधारण गश्त के उसकी जो ऑर्डिनरी बीट है उसके भीतर वो रहता है, वो क्या कर सकता है, विंडो पोस्ट ऑफिस विंडो से अपने लेखों का वितरण ले सकता है, जो भी उसको संबोधित किए जाएंगे कौन से घंटों के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, काम काज के घंटों के दौरान वो खुद को संबोधित किए हुए लेखों को डाक घर की खिड़की पर जाकर स्वयं प्राप्त कर सकता है। उस सुविधा को क्या कहते हैं, विंडो डिलीवरी कहते हैं। कौन से डाकघरों में उपलब्ध होगी, जहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध नहीं होता है। विंडो डिलीवरी इज फ्री ऑफ चार्ज, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। आर्टिकल्स आर टेकन ओवर लूज, और इसमें जो लेख दिए जाते हैं वो खुले दिए जाते हैं, लूज दिए जाते हैं, क्योंकि अगर बंद करके देंगे बैग में तो वो पोस्ट बैग वाली सुविधा के अनुरूप आ जाएगा, तो इसलिए इसमें जो लेख दिए जाते हैं वो खुले दिए जाते हैं, चार्जेस इस सुविधा के लिए कोई नहीं लिए जाते। ऐसे डाक घरों में ये उपलब्ध रहती है जहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। आगे चलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स की बात करें, पहचान जो पत्र होते हैं आपके आइडेंटिटी कार्ड्स की बात करें, तो इसमें जो है क्लोज नंबर 63 में आ जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर बेनिफिट्स ऑफ टूरिस्ट्स, traveling representatives of firms, other members of public who experience difficulty in establishing their identity। आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं डाक घर के द्वारा इनको किसकी सुविधा के लिए पेश किया गया, टूरिस्ट जो भी पर्यटक होते हैं, ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फर्म्स, तो फर्म के जो भी यात्री प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, यात्रा वगैरह जिनको करनी पड़ती है, अदर मेंबर्स ऑफ पब्लिक हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी, या फिर जनता के अन्य सदस्य जिन्हें अपनी पहचान स्थापित करने में कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इन सभी के लिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा आइडेंटिटी कार्ड्स को पेश किया गया। obtained एट एनी हेड पोस्ट ऑफिस, तो इसको इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिटी कार्ड जो है कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इनको केवल आप हेड पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाक घर से प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, obtained बाई लिटरेट पर्सन हुज आइडेंटिटी इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन लोकेलिटी। अब ये जो आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं केवल उसी व्यक्ति के द्वारा लिए जा सकते हैं जो लिटरेट होना चाहिए, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जिसकी पहचान इलाके में अच्छी तरह से स्थापित होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर आईडी कार्ड आल्सो मेड एट एसओ, अब आप एप्लीकेशन अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं आईडी कार्ड के लिए तो आप किसी भी सब पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जारी करने वाला कौन रहेगा, ठीक है, एसओ क्या करता है, आपकी जो भी इंक्वायरीज है वो करने के बाद इसको आगे हेड ऑफिस को भेज देता है, हेड ऑफिस से आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी करके भेजा जाता है। कार्ड कंटेंट्स, अब ये जो कार्ड रहेगा इसमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, साइन एंड फोटोग्राफ,
ये जो कार्ड रहेगा इसमें जो होल्डर इसका रहेगा उसके फुल डिस्क्रिप्शन रहेंगे, उसका विवरण, नाम, पता वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, उसके सिग्नेचर और साथ में फोटोग्राफ। सिग्नेचर है क्योंकि आपके आइडेंटिटी कार्ड केवल पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसके सिग्नेचर भी इसमें होने चाहिए और इसकी फोटोग्राफ भी इसमें लगी होती है। वैलिडिटी की बात करें 3 साल के लिए ये वैलिड रहता है। फोटोग्राफ साइज ऑन आईडी कार्ड के ऊपर जो फोटोग्राफ लगाए जाते हैं उसके साइज की बात करें 88/63 मिलीमीटर और स्लाइटली स्मॉलर, तो इसका जो साइज रहता है वो 88/63 मिलीमीटर, ऐसे हल्का सा छोटा रहता है। और इसका जो यूज़ है एंटायरली ऑप्शनल, बिल्कुल वैकल्पिक है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है। लॉस ऑफ आईडी कार्ड, अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है, डुप्लीकेट विल बी इशूड बाई पेइंग प्रेस्क्राइब्ड फीस, तो आपको एक डुप्लीकेट जारी कर दिया जाएगा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, इसका रिटर्न डिक्लेरेशन भी साथ में देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, पोस्टल ऑर्डर्स की बात करते हैं आईपीओ। अब इसमें क्या कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले क्या एसबी ऑर्डर आया था कि आपके कुछ आईपीओ जो हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन उनका यूज़ अभी तक बंद नहीं हुआ है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग स्मॉल सम ऑफ मनी बाई पोस्ट, और डाक के माध्यम से आप कोई भी छोटा सम भेजना चाहते हैं, थोड़े पैसे भेजना चाहते हैं, तो उसके प्रेषण के लिए आपको ये सुविधा प्रदान करता है। डिनोमिनेशंस की बात करें, इसमें टोटल 8 डिनोमिनेशन आपको दिए जाते हैं। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यू किस चीज़ को किया गया कि इनको आगे जो बनाया जाना है वो नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपके पास, ठीक है आगे करते हैं अभी इसको। तो इसमें टोटल 8 डिनोमिनेशन है, सबसे छोटा 1 रुपये का और मैक्सिमम जो है 100 रुपीज़ का आईपीओ होता है। अब डिनोमिनेशंस में 1, 2, 5, 7 और 10 के लिए जो कमीशन लगता है 1 रुपया, 20 रुपये के लिए 2 रुपये, 50 वाले आईपीओ के लिए 5 रुपये, 100 वाले के लिए 10 रुपये। इससे ज़्यादा आप 200 का लेंगे कितने का आ जाएगा, 20 रुपये का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़, डिनोमिनेशंस 1, 2, 5 एंड 7 हैड बीन डिसकंटिन्यूड। 1, 2, 5 और 7 जो है इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हैंस नो इंडेंट ऑफ दीज आईपीओज शुड मेड इन फ्यूचर, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में, ठीक है भविष्य में, ये वाले जो आईपीओ हैं इनको नहीं बनाया जाएगा, इनको नहीं छापा जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में है उनका यूज़ किया जाएगा। मतलब वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, केवल उनको आगे फ्यूचर में बनाया नहीं जाएगा, सिर्फ इतना सा मतलब है। बाकी आपके पास आईपीओ के टोटल 8 डिनोमिनेशन है, वो आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। बाकी डिसकंटिन्यूड अगर पूछा जाए कि फ्यूचर में किनका इंडेंट नहीं बनाया जाएगा, तो वो आ जाएंगे 1, 2, 5 और 7। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। अगर आपके आईपीओ की बात करें, इसके संबंध में मिसकैरेज मतलब ये खराब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, मेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में इनको जारी किया जाता है उस महीने के लास्ट से 12 महीनों के भीतर आप इस चीज़ के बारे में आवेदन कर सकते हैं। करेंसी पीरियड ऑफ आईपीओ, आईपीओ की करेंसी पीरियड की मुद्रा अवधि की बात करें कितना आ जाएगा, 24 मंथ, 24 महीने आ जाएगा, यानी कि 2 साल। आगे चलते हैं, रिडायरेक्शन की बात करते हैं। क्लोज नंबर 67 में इस चीज़ के बारे में है, इफ अ पोस्टल आर्टिकल और नोटिस ऑफ अराइवल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू एड्रेसी बाय पोस्ट ऑफिस, आर्टिकल विल नॉट बी रिडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। तो कोई भी डाक लेख अगर उसके आगमन की सूचना एक बार या फिर वो लेख एक बार प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत कर दिया, मान लीजिए मेरे लिए कोई डाक लेख आपने भेजा है और डाकिन आके मुझे एक बार वो लेख जो है प्रस्तुत कर दिया, मेरे सामने रख दिया कि आपके लिए ये लेख आया है, या फिर उसके आगमन की सूचना मुझ तक पहुंचा दी, आर्टिकल विल नॉट बी रिडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर, तो उस डाक लेख को मेरे किसी अन्य पते के लिए कभी भी पुनः निर्देशित नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल्स कैन नॉट बी रिडायरेक्टेड और इंटरसेप्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या हो जाएगा, जब भी आप डाक वस्तु भेजते हैं, जब वो पारगमन के दौरान होती है, मान लीजिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से एक बार आपका डाक लेख बुक होके चला गया, जब तक वो ऑफिस ऑफ डिलीवरी में नहीं पहुंचा वो क्या रहेगा, ट्रांजिट में रहेगा, पारगमन में रहेगा। पारगमन के दौरान किसी भी डाक लेख को ना तो पुनः प्रेषित किया जाएगा, ना ही उसको रोका जा सकता है। रिडायरेक्शन डन ओनली एट ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, तो जो रिडायरेक्शन की जाएगी, पुनः निर्देशन किया जाएगा, वो कहाँ पे किया जाएगा, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य के कार्यालय में ही किया जाएगा। पोस्ट मास्टर इफ ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल इफ रिक्वायर्ड बाय एड्रेसी कैन इशू अ रिसिप्ट फॉर सच आर्टिकल एट
टाइम ऑफ डिलीवरी। अब जो भी रिडायरेक्टेड आर्टिकल होते हैं, अगर प्रेषक उनके लिए एक रिसिप्ट चाहते हैं, ठीक है, प्राप्त करता अगर उनके लिए एक रसीद चाहता है, तो यहाँ पे अगर हेड ऑफ सर्कल अधिकृत करता है पोस्ट मास्टर को, तो ऐसे रिडायरेक्टेड आर्टिकल्स के संबंध में वितरण के समय एक रिसिप्ट भी जारी की जा सकती है। लेकिन हेड ऑफ सर्कल अगर इस चीज के बारे में पोस्ट मास्टर को अधिकृत करता है। Article reposted after having been opened or reposted at a place other than delivery place treated as article posted for the first time। अब कोई भी डाक लेख है उसको दोबारा से पोस्ट किया जाता है, रीपोस्ट किया जाता है। और कैसे किया जाता है, पहले उसको डिलीवर किया गया, उसको आपने खोल लिया, खोलने के बाद फिर से आप उसको जब रीपोस्ट करेंगे या फिर जिस जगह पे या जिस कार्यालय से उसका आपको वितरण किया गया था उसके अलावा किसी अन्य कार्यालय से जब आप उसको रीपोस्ट करते हैं तो उसको क्या माना जाता है, ट्रीटेड एज आर्टिकल पोस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार पोस्ट किए गए लेख की तरह उसको माना जाएगा। फॉर पार्सल, पार्सल के लिए बात करें, वेयर ओरिजिनल एड्रेस एंड सब्स्टिट्यूटेड एड्रेस आर विद इन डिलीवरी एरिया ऑफ सेम पोस्ट टाउन फ्री रिडायरेक्शन। अब पार्सल के लिए जहाँ पे ओरिजिनल एड्रेस वास्तविक पता जिसके लिए पहले पार्सल को संबोधित किया गया था, सब्स्टिट्यूटेड एड्रेस नया पता जिसके लिए आप पार्सल को पुनः प्रेषित करना चाहते हैं, दोनों एक ही वितरण क्षेत्र के या फिर सेम पोस्ट टाउन के भीतर हैं, तो पार्सल की फ्री रिडायरेक्शन की जाएगी। नहीं तो चार्जेबल विद हाफ दी प्रीपेड रेट, पहले भुगतान किए गए शुल्क का आधा आपको देना पड़ेगा, वो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे पार्सल की रिडायरेक्शन के लिए। ध्यान रखना, इंग्लैंड में केवल पार्सल ही ऐसे डाक लेख हैं जिनके ऊपर रिडायरेक्शन चार्जेस लिए जाते हैं, बाकी किसी भी डाक लेख के ऊपर नहीं लिए जाएंगे। आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पंजीकरण की बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इंजरी टू इट्स कंटेंट्स थ्रू दी पोस्ट। डाकघर जो है वो किसी भी पंजीकृत लेख के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जिम्मेदार नहीं होता है, या फिर उसकी जो सामग्री है डाक द्वारा प्रसारण के दौरान उस सामग्री को अगर कोई इंजरी या नुकसान हो जाता है उस चीज़ के लिए भी डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आगे चलते हैं, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस कंपल्सरी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत लेखों के मामले में डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान क्या आ जाएगा, अनिवार्य आ जाएगा, कंपल्सरी आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा। आर्टिकल फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए जो लेख होते हैं मस्ट प्रेजेंट एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, उन्हें आपको डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी कि आप अगर कोई भी डाक वस्तु को पंजीकृत करना चाहते हैं इसके लिए आपको उसे डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा। आगे चलते हैं, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क। बल्क मतलब थोक में अगर आप पंजीकृत लेखों की बुकिंग करना चाहते हैं, फॉर कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस हु पोस्ट एटलीस्ट 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डेली। तो ये जो सुविधा होती है बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क, थोक में पंजीकृत लेखों की बुकिंग, ये किसके लिए रहती है, ऐसी कोई भी फर्म या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कम से कम डेली 10 पंजीकृत लेखों को बुक करता है, उनकी सुविधा के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। और इसमें देखो आपके इंश्योर्ड आर्टिकल या बीमित लेख नहीं होने चाहिए, सिंपल आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस फैसिलिटी, और इस सुविधा के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। फॉर दिस फैसिलिटी अप्लाई टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, और इस सुविधा के लिए आप किसे अप्लाई कर सकते हैं, किसे आवेदन कर सकते हैं, डाक घर के अधीक्षक को किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिसिप्ट्स, तो रसीद जो भी होगी उसकी सत्यापित प्रति। तो यहाँ पे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हमने किया इसी वीडियो में, वहाँ पे भी क्या कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ जो एड्रेसेस रिसिप्ट होती है प्राप्तकर्ता की जो कॉपी रहती है साइन की हुई, उसकी अटेस्टेड कॉपी आप सत्यापित प्रति एक प्राप्त कर सकते हैं। सेंडर में ऑब्टेन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट साइंड बाई एड्रेसी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की हुई ओरिजिनल रिसिप्ट वास्तविक रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, एड्रेसी के द्वारा हस्ताक्षरित की हुई वास्तविक रसीद की सत्यापित प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्रेषक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। 2 रुपये इसके लिए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर इट, और इसके लिए जो आवेदन करना पड़ेगा, विद इन 6 months ऑफ डेट ऑन विच एड्रेसी साइंड ओरिजिनल रिसिप्ट। जिस समय प्राप्तकर्ता ने वास्तविक रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए थे उस समय से 6 महीने के भीतर आप इस चीज़ के बारे में आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कंपनसेशन की बात करते हैं। तो ये हमने ऊपर भी किया था, कंपनसेशन जो है वो एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस हेड ऑफ सर्कल के द्वारा 100 रुपये मैक्सिमम तक दी जा सकती है।
तो रजिस्टर्ड आर्टिकल या पंजीकृत लेखों के लिए मुआवजा। हेड ऑफ सर्कल में ग्रांट एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, इसमें हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी के द्वारा अनुग्रह के रूप में ये जो कंपनसेशन या मुआवजा दिया जा सकता है, नोट एनी लीगल लाइबिलिटी, इसमें कोई भी कानूनी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। कंपनसेशन अप टू 100 रुपीज फॉर लॉस और डैमेज टू इनलैंड लेटर पैकेट पार्सल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, प्रसारण के दौरान कोई भी पंजीकृत इनलैंड लेटर पैकेट या फिर पार्सल को कोई भी नुकसान हो जाता है, 100 रुपये तक का मुआवजा एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस हेड ऑफ सर्कल के द्वारा दिया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन की बात करें, मुआवजे के लिए जो आवेदन है इन केस ऑफ लॉस ऑफ आर्टिकल, लेके गुम होने के मामले में, मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर। ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया कि पंजीकृत लेख के लिए अगर मुआवजा आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करते हैं, तो अगर आप लॉस ऑफ आर्टिकल के संबंध में कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल के लॉस के संबंध में अगर किया जा रहा है, जिस तारीख को आपने लेख को पोस्ट किया था उसके 3 महीने के भीतर आप इस चीज के बारे में आवेदन कर सकते हैं इन केस ऑफ लॉस ऑफ कंटेंट्स और डैमेज। दूसरी बात यहाँ पे, अगर आप लेख के कंटेंट्स या सामग्री के नुकसान या लॉस के बारे में करना चाहते हैं विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, लेख के वितरण की तारीख से 1 महीने के भीतर आपको इस चीज के बारे में आवेदन करना पड़ेगा। नो कंपनसेशन इन फॉलोइंग केसेस, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको मुआवजा नहीं दिया जाता है? लॉस और डैमेज ड्यू टू फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ सेंडर, जहां पे नुकसान जो है वो किसकी वजह से हुआ है? प्रेषक की गलती या प्रेषक की लापरवाही की वजह से हुआ है, ठीक है। अब कोई भी डाक वस्तु है वो ऐसे भेज देता है कि उसको उसकी वजह से नुकसान हो जाता है कि उसने अच्छे से पैक नहीं किया है। अब ये तो सेंडर की गलती है, पोस्ट ऑफिस की गलती नहीं है, तो इसमें उसे कोई भी यहाँ पे कंपनसेशन या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल कंटेंट प्रोहिबिटेड आइटम, या फिर उस लेख में कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम, उसमें कुछ भी प्रतिबंधित डाक वस्तु भेज दिया, प्रोहिबिट थी, जो नहीं भेजनी चाहिए थी उसने भेज दिया, अब नुकसान हो जाता है, तो इसमें भी उससे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है? पार्सल एक्सीडिंग 4 kg, कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक है। एग्जामिनर क्या करता है, वो लिख देता है पार्सल अप टू 4 kg, हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, गलत करके आ जाते हैं। पार्सल अप टू 4 kg का क्या मतलब हो जाएगा? 4 किलोग्राम वजन तक का कोई भी पार्सल, लेकिन यहाँ पे बोला है 4 किलोग्राम से अधिक वजन का कोई भी पार्सल है, उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। 4 किलोग्राम वजन तक का जो पार्सल होगा, यानी कि इससे कम वाला जो भी पार्सल होगा, उसके लिए तो पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पे पहले ही आ गया। इंश्योर्ड आर्टिकल, कोई भी आप बीमित डाक वस्तु भेजते हैं तो उसके लिए भी आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पहले पंजीकरण किया जाएगा, उसके बाद उसकी इंश्योरेंस की जाएगी। पार्सल एड्रेस्ड टू प्लेस फॉर विच कस्टम डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड, अगर पार्सल जो है वो किसी भी ऐसी जगह के लिए भेजा जाता है जिस जगह के लिए कस्टम डिक्लेरेशन की आवश्यकता होती है, सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता होती है, वहां के लिए भी आपको उस पार्सल का पंजीकरण करवाना पड़ेगा। आर्टिकल कंटेनिंग पोस्टेज और अदर स्टैंप्स और लेबल्स, चेक, हुंडी, बैंक नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद अगर लेख में क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें पोस्टेज या फिर अन्य कोई भी डाक टिकट शामिल है, लेबल है, चेक, हुंडी या बैंक नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसी कोई भी वस्तु शामिल है, उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। आर्टिकल वेयरिंग वर्ड रजिस्टर्ड, कोई भी ऐसा लेख जिसके ऊपर पंजीकृत रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रिपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, उसके बाद कोई भी पंजीकृत लेख जिसे क्या किया जाता है, रीपोस्ट किया जाता है, वितरण उसका कर दिया, वितरण होने के बाद जब उसको दोबारा से रीपोस्ट किया जाएगा, पंजीकरण उसका भी अनिवार्य हो जाएगा। कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल है, कोई भी मूल्य दे लेख है, उसके लिए भी पंजीकरण जो है वो अनिवार्य रहता है। आगे चलते हैं, लेटर्स की बात करते हैं, पत्रों की बात करते हैं। इसका वेट जो है चाहे फॉरेन पोस्ट में है चाहे इनलैंड पोस्ट में सेम रहता है, और ये बार बार पूछा जाता है। फॉरेन पोस्ट में पूछ लिया जाता है कि कोई भी लेटर है मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, इनलैंड में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों के लिए सेम आंसर रहेगा 2 kg। अब आते हैं साइज के ऊपर, मैक्सिमम की बात करें, अब आप लेटर को रोल फॉर्म में भी भेज सकते हैं, मतलब आप इस तरह से भी उसको भेज सकते हैं, ठीक है, इस तरह से वो रह सकता है, या फिर आप उसको किस तरह से भेज सकते हैं, रेक्टेंगुलर, जो नॉर्मली भेजा जाता है। अब यहाँ पे अगर रोल फॉर्म में है तो उसकी जो सिंगल डायमीटर की, ठीक है, एकल व्यास की बात करें 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ उसकी लंबाई और ट्वाइस द डायमीटर, डायमीटर का या व्यास का 2 गुना 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदर देन रोल फॉर्म, रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य की बात करें, जैसे वो रेक्टेंगुलर आप भेज रहे हैं,
सिंगल डायमेंशन की बात करें, एकल आयाम की बात करें, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस डेप्थ की बात करें, लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात करें, 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी देखो, अब यहाँ पे हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस वीडियो में से आपके कम से कम 10 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे से कर लेना और ये एक एक लाइन को अच्छे से करना। मिनिमम की बात करें, लेटर जब भी भेजा जाता है, न्यूनतम कम से कम उसके आयाम कितने हो सकते हैं, यानी कि उससे अगर छोटा होगा तो आप उसको नहीं भेज सकते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिंगल डायामीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लेंथ प्लस ट्वाइस द डायामीटर 17 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अदर देन रोल फॉर्म, अब वो रोल फॉर्म में नहीं है तो ये आपके पोस्ट कार्ड के लिए भी रहता है, लेटर के लिए भी रहता है, पार्सल के लिए भी रहता है। न्यूनतम जो आयाम है वो 14/9 सेंटीमीटर से कम नहीं होने चाहिए। कोई भी लेटर है उसकी सतह का आयाम 14x9 सेंटीमीटर से कम कभी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। लेटर पोस्टेड अनपेड, कोई भी आप डाक वस्तु है, कोई भी पत्र है, उसको अगर अनपेड अवैतनिक आप पोस्ट कर देते हैं, चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल दी पोस्टेज। अब मैं ये इसलिए इनको इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि लेटर अगर अवैतनिक के रूप में पोस्ट किया जाता है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल दी पोस्टेज, तो डाक शुल्क जो भी लगना था उसके दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली पेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी एज बट रेट, तो वहां पे जो पूछा जाता है इनसफिशिएंटली पेड के लिए, उसमें आपने यहाँ पे डबल दी पोस्टेज नहीं कर देना है, फिर वो गलत हो जाएगा। चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, जो भी कमी रह गई होगी उसके दोगुने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से करना है। अनपेड के लिए जो पहले चार्जेस लगने थे उसके दोगुने चार्जेस आपको वितरण के समय देने पड़ेंगे। इनसफिशिएंटली पेड यानी कि आधे अधूरे चार्जेस का आपने भुगतान कर दिया, ऐसी कंडीशन में जो भी कमी रह गई होगी उसके दोगुने चार्जेस का भुगतान आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में लेके आएंगे। ऊपर हमने जितने भी किए, आपके जितने भी कंपटीटर हैं उन सभी को अच्छे से आते हैं, लेकिन ये आप नहीं करके जाते हैं तो आपके कंपटीटर भी नहीं करते, लेकिन आपने कर लेने, फिर तभी आप अच्छे से कंपीट कर पाएंगे। तो देखिए, सेक्शन नंबर 1 की बात करें, जर्नल्स, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 सेक्शन लिखे हुए हैं। कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ आती है, सबसे पहले देखिए आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में आता है सामान्य के बारे में, जर्नल है, ठीक है। जैसे आपका क्लोज नंबर 1 है, आगे चलेंगे, उसमें क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, 2 है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस है, नाइट पोस्ट ऑफिस है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, वो सारे किस में आ जाते हैं, जर्नल में। सेक्शन नंबर 2 में क्या आ जाता है, लेटर एंड पार्सल पोस्ट के बारे में, पत्र और पार्सल डाक के बारे में। सेक्शन नंबर 3 में आपके आ जाते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, आधिकारिक डाक लेख। सेक्शन नंबर 4 की बात करें, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषिद्ध डाक वस्तुएं इसमें शामिल हैं। सेक्शन नंबर 5 की बात करें, मनी ऑर्डर्स इसमें शामिल है। और सेक्शन नंबर 6 की बात करें, फ्लैटली के बारे में दे रखा है। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्लोजेस, तो ये आपको PDF से पढ़ लेने हैं क्योंकि इनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब आप क्लोज नंबर 1 देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लोज नंबर 5 बिजनेस आवर्स, ठीक है, काम काज कैसे किया जाता है, कौन से घंटों में कौन सा काम किया जाता है, इंक्वायरीज के लिए, बुकिंग के लिए, ठीक है, सेविंग बैंक में जमा करने के लिए कौन सा काम कब किया जाता है, वो आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपने रूल जो है वो अच्छे से कर लेने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। अभी 2020 से पूछे जा रहे हैं बार बार, तो ये पूछे गए हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल कॉइन्स है या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ चेक वगैरह कैसे स्वीकार किए जाते हैं, कैंप आर्टिकल्स हैं, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हैं, ये सारे। आगे चलते हैं वॉल्यूम 7 के बारे में। अब वॉल्यूम 7 में देखो आपके 500 पेजेस के करीब, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, आप सारे रूल याद करके जाओ, यहाँ से आ जाए मच बेटर है, क्योंकि सारे रूल तो कोई भी याद नहीं कर पाएगा। चैप्टर किससे संबंधित है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें, मिसलीनियस रूल से, विविध नियमावली से संबंधित है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, जर्नल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेस, 12वें अनुभागों और डाक कार्यालयों के लिए सामान्य जो नियम होते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, सॉर्टिंग मेल ऑफिसेस की है, ठीक है, छंटाई डाक कार्यालयों से संबंधित है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें,
ट्रांजिट सेक्शंस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिसेज, पारवहन अनुभाग और पारवहन डाक कार्यालयों से संबंधित है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, रिकॉर्ड ऑफिसेज अभिलेख कार्यालयों से संबंधित है। चैप्टर नंबर 6 मेल मैन और वैन अटेंडेंट से संबंधित है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, मेल ऑपरेशन डाक संचालन से संबंधित है। चैप्टर नंबर 8 जो है बैग अकाउंटिंग, बैग लेखा से संबंधित है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में चलें तो इसमें क्या रूल नंबर तो इसमें कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा जाता है, कौन से सेक्शन में कौन सा आ जाता है। जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट में अभी किया 1 में कि 6 सेक्शन के बारे में, उसी तरह से आपको यहाँ पे 11-12 सेक्शन है। तो सेक्शन नंबर 1 देखिए जर्नल सामान्य जो भी चीज़ें आ जाती हैं। सेक्शन नंबर 2 में आ जाते हैं जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक में अप्लाई होने वाले सामान्य जो नियम विनियम होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 3 में देखें कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक की जितनी भी श्रेणियां हैं लेखों की उनसे संबंधित कंडीशंस। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 4 में कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट। तो याद आनी चाहिए भाई, स्पेशल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरिंग है, वो सारी जो सर्विसेज होती हैं पत्र डाक में, जो इतनी भी स्पेशल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनसे संबंधित जो भी शर्तें हैं वो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 में आ जाएंगी। सेक्शन नंबर 5 की बात करें, पार्सल पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 6 की बात करें, मनी ऑर्डर्स के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 7 की बात करें, वीपी एंड सीओडी सर्विसेज के बारे में है। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 9 कस्टम कंट्रोल के बारे में, सीमा शुल्क नियंत्रण के बारे में, कहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है, कौन कस्टम कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, कहाँ पे उनके ऑफिसेज होते हैं, सारी चीजें। सेक्शन नंबर 10 की बात करें, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, क्या प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध और निषेध, क्या निषेध और प्रतिबंध के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 11 के बारे में इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स, कोई भी डाक वस्तु भेजी जाती है नुकसान के लिए या कंपनसेशन के लिए, कैसे आपको आवेदन करना है, कितने समय के भीतर किया जाना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का ऊपर आना था, लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया तो इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। 30 के बाद जो भी है आपके पास वो नीचे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, 55, 57 ये जो भी है ये आपने कर लेनी है। आगे चलते हैं, वॉल्यूम 6 पार्ट 3 की बात करते हैं। इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। अब रूल नंबर 1 जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है, बाकी अभी इससे बाहर आएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। रूल नंबर 1 जो है वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का किससे संबंधित है, सुपरविजन ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफिसेज बाय पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के द्वारा अधीनस्थ जितने भी कार्यालय होते हैं उनका सुपरविजन या पर्यवेक्षण। रूल नंबर 2 में आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ वीओ डेली अकाउंट्स एंड वीओ समरी नेसोस बाय एसपीएम, एसपीएम के द्वारा जो भी वीओ डेली अकाउंट होते हैं या वीओ समरी वगैरह होती है उसकी जांच करना। रूल नंबर 3 की बात करें, रिलेशंस ऑफ सब एंड ब्रांच ऑफिसेज टू देयर अकाउंट ऑफिसेज, तो जितने भी सब या ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज होते हैं उनका उनके लेखा कार्यालय से कैसे संबंध होता है। रूल नंबर 4 शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ वोचर्स बाय अकाउंट ऑफिस, तो जैसे आपको भी बताया, जैसे आप क्या करते हैं अगर बीओ में काम करते हैं तो क्या होता है, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं उसमें वाउचर भरे जाते हैं, वाउचर जो है अकाउंट ऑफिस को भेजे जाते हैं। अब अकाउंट ऑफिस में अगर वाउचर जो है वो आपकी डेली अकाउंट के अनुसार कम प्राप्त होता है, उस चीज के बारे में किस में बताया गया है, रूल नंबर 4 में बताया गया है। आगे चलते हैं इनएडमिसिबल वाउचर्स के बारे में, रूल नंबर 7 कैश ऑफिस के बारे में। 8 की बात करें, चेक ऑफ रिमिटेंसेस बिटवीन अकाउंट ऑफिस एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस। आगे चलते हैं, आगे आपके पास रूल नंबर 9 में आता है लिमिट्स फॉर रिमिटेंसेस बाय वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। कन्वेंस मतलब जैसे कोई भी धन प्रेषण भेजा जाना है किसी भी जगह के लिए तो कैसे भेजे जाते हैं, अलग अलग उसके लिए मोड हैं, जैसे जीडीएस के माध्यम से भेजा जाता है, मेल ओवरसीर के माध्यम से भेजा जाता है, एमटीएस लेके जाते हैं, या रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, आर्मी एस्कॉर्ट है, बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं भेजने के लिए कैश। तो उसमें जो चीज़ें रहती हैं उसमें कितनी लिमिट तक कोई भी कैश जो है वो भेजा जा सकता है, वो यहाँ पे रूल नंबर 9 में आ जाएगा। रूल नंबर 10 की बात करें, रेगुलेशंस ऑफ फंड्स फॉर एसओज को कैसे फंड दिए जाते हैं, रेगुलेशन ऑफ फंड्स फॉर एसओज। और उसके बाद है रूल नंबर 11 में प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर एसओ। उसके बाद है रूल नंबर 12 में डिस्पोजल ऑफ फंड्स एट एसओ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नकदी हो जाती है तो उसका निपटान कैसे करना है, कम नकदी है तो कैसे उनको प्रोवाइड करवाई जानी है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 15 है एक्सचेंज ऑफ रिमिटेंसेस बिटवीन एसओज अंडर डिफरेंट एचओज, ये आपने पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 106 हेड पोस्टमैन, रूल नंबर 110 पोस्टमैन बुक के बारे में आ जाएगा। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस के बारे में आ जाते हैं।
इंश्योरेंस की बात करें, आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, कौन से लेख हैं जिनका बीमा किया जा सकता है। रजिस्टर्ड लेटर आ जाएंगे, वीपी रजिस्टर्ड लेटर आ जाएंगे, रजिस्टर्ड पार्सल है, वीपी रजिस्टर्ड पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल, इन सभी की इंश्योरेंस, इन सभी का बीमा किया जा सकता है। लिमिट ऑफ वीओ फॉर इंश्योर एन आर्टिकल, एक डाक लेख को अगर किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि डाक लेख जो होते हैं उनको किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप बीमित करवा सकते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिस में 600 रुपये तक की सीमा तक ही इनको बीमित करवाया जा सकता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल्स इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स, ऐसे लेख जिनको उनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए, वास्तविक मूल्य के लिए बीमित करवाया जाना चाहिए। आर्टिकल कंटेनिंग गोल्ड कॉइन, बुलियन, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, ऐसे लेख जिसमें क्या शामिल है, गोल्ड कॉइन, क्या बुलियन, गवर्नमेंट करेंसी नोट या बैंक नोट, ये सारी डाक वस्तुएं जब भेजी जाती है इनके लिए बीमा तो अनिवार्य है, लेकिन इनकी जो एक्चुअल वैल्यू रहती है, अगर ये 50 रुपये के लिए भेजे जा रहे हैं तो 50 रुपये के लिए ही इनकी इंश्योरेंस करनी पड़ेगी, इनका जो ओरिजिनल मूल्य है उसी ओरिजिनल वैल्यू के लिए इनकी इंश्योरेंस की जाती है। आर्टिकल में भी इंश्योर्ड इन, ठीक है, ऑल पोस्ट ऑफिस, ये ऊपर ही बोला कि जितने भी लेख होते हैं उनको सभी डाक घरों में इनके एचओ और बीओ में आप इंश्योर कर सकते हैं। इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, इंश्योरेंस जो क्या करती है, प्रसारण में सभी डाक लेखों का जो भी रिस्क होते हैं, मतलब वो गुम होने का रिस्क है, चोरी होने का रिस्क है, इन सारी चीज़ों को वो कवर कर लेते हैं, इंश्योरेंस करती है, यह ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए तो डाकघर जिम्मेदार भी नहीं होता है। आगे चलते हैं, एनवल्प्स विद ब्लैक और कलर्ड बॉर्डर और ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल, ऐसे लिफाफे, ऐसे एनवल्प जिनके बॉर्डर जो है, बॉर्डर मतलब उनकी साइड जो है वो कैसी है, ब्लैक है या रंग बिरंगी है, या ट्रांसपेरेंट पैनल वाले जो एनवल्प होते हैं, ट्रांसपेरेंट पैनल वाले थ्योरी में हम अच्छे से कर चुके हैं कैसे होते हैं वो, ठीक है, उनका यूज़ आप नहीं कर सकते हैं बीमित लेखों को भेजने के लिए। एक्नोलेजमेंट इज फ्री इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, और ध्यान रखना बीमित लेख के लिए जो आपकी एक्नोलेजमेंट होती है वो कंपलसरी होती है, लगा के भेजनी पड़ती है, और इसमें दूसरी चीज़ क्या रह जाती है कि इसके लिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है, तो फ्री है, आपको भेजनी पड़ती है। और आगे चलते हैं, कंपनसेशन पेएबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस गिवन बाय सेंडर। अब इंश्योर्ड आर्टिकल है उसके बारे में अगर कंपनसेशन की बात करें, आपने क्या हो गया, जिस तारीख को उसके गुम होने की सूचना दिया उसके 1 महीने के भीतर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, 1 महीने के बाद दिया जाएगा। कंपनसेशन पेएबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ इंटीमेशन, तो जिस तारीख को आप सूचित करते हैं उसके 1 महीने के बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल इज डिलीवर्ड टू एड्रेस, पंजीकृत लेख जो है वो प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाता है। बुक पैकेट कंटेनिंग ओनली ग्रीटिंग कार्ड्स और प्रिंटेड इन्विटेशंस, द सरफेस ट्रांसमिशन अलोंग विद फर्स्ट क्लास मेल्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ऐसे बुक पैकेट जिनमें केवल कौन सी चीज़ें, ग्रीटिंग कार्ड या फिर प्रिंटेड इनविटेशन, मुद्रित आमंत्रण या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल हों, उनको क्या किया जाता है, प्रथम श्रेणी की डाक के साथ और पंजीकृत समाचार पत्रों के साथ सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है, सतह प्रसारण दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ जीडीएस कैप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 आवर्स, मैक्सिमम और मिनिमम पीरियड की बात करें 4 आवर्स, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स वेदर पोस्टेज इज प्रीपेड और नोट मस्ट वेयर सुपरस्क्रिप्शन OIGS, ठीक है, आपके जितने भी आधिकारिक डाक लेख होते हैं चाहे उनके लिए पोस्टेज चार्जेस का पूरी तरह से भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो, उनके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन या ऊपरी लेख होना चाहिए, OIGS लिखा होना चाहिए, जिसका मतलब होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सभी के द्वारा भेजे जाने पर OIGS लिखा जाएगा। ऐसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जिन्हें सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा भेजा जाता है, चाहे वो पोस्टेज प्रीपेड हो या ना हो, उन लेखों के ऊपर OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा जाता है। आगे चलते हैं, सुजेशन एंड कंप्लेंट बुक की बात करते हैं, सुझाव और शिकायत पुस्तिका की बात करते हैं, PA के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अवेलेबल एट ऑल पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो जो डाकघर के कामकाज के घंटे होते हैं उन कामकाज के घंटों के दौरान सभी डाकघरों में, सभी डाकघरों का मतलब HO और BO में ये उपलब्ध रहती है। कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड टू लोकल SP ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एंड इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस पोस्ट मास्टर इंचार्ज। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो कंप्लेंट्स होती हैं वो किसको संबोधित की जानी चाहिए, तो लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघरों के जो स्थानीय अधीक्षक होते हैं, ठीक है, स्थानीय डाकघरों के अधीक्षक को की जानी चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के मामले में आप पोस्ट
पोस्ट मास्टर इंचार्ज को कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स, जनता की शिकायतों को कैसे प्रसारित किया जाएगा। एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन फ्री ऑफ चार्ज इफ टेंडर्ड ओपन और इन ओपन कवर एट एनी पोस्ट ऑफिस। तो ये जो कंप्लेंट्स होती हैं, जनता की शिकायतें होती हैं, किसी भी लेख के संबंधित है, चाहे किसी शिकायत है या कोई भी सर्विस से रिलेटेड है, उनको कैसे किया जाता है, फ्री ऑफ चार्ज उनको भेजा जाता है। लेकिन कैसे, अगर उनको खुले में या फिर ओपन कवर में डाकघर में प्रस्तुत किया जाए। कंप्लेंट्स सेंट बाई पोस्ट, डाक के माध्यम से कोई भी कंप्लेंट भेजी जाती है, मस्ट बी प्रीपेड विद पोस्टेज, ठीक है, वो प्रीपेड होनी चाहिए, डाक शुल्क का पूरी तरह से उसमें भुगतान होना चाहिए। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड जो भी कम्युनिकेशन रहेगा इस तरह का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, वॉइड मनी ऑर्डर। वॉइड मनी ऑर्डर आर क्रेडिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वॉइड मनी ऑर्डर क्या हो जाते हैं और कब हो जाते हैं वॉइड मनी ऑर्डर, अच्छे से हम बार बार क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में भी कर चुके हैं। तो वॉइड मनी ऑर्डर जो है, जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उसके अगले महीने के लास्ट में जाके कोई भी मनी ऑर्डर जब वॉइड हो जाता है, कब हो जाता है, जब ना ही उसका प्राप्तकर्ता मिला, ठीक है, जिसके लिए भेजा था उसका पे ही नहीं मिलता है, और वापिस जब भेजा जाता है तो सेंडर भी नहीं मिलता है, तो वो किसको दिया जाए, किसी को अब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि मनी ऑर्डर है, पैसे का मामला है, तो ना रिश्तेदारों को दे सकते हैं ना घर वालों को दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है जिस महीने में मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उसके अगले महीने के एंड में जाके वो वॉइड हो जाता है, शून्य हो जाता है, और शून्य मनी ऑर्डर जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और आगे चलते हैं, अ रजिस्टर्ड लेटर ऑन विच डिलीवरी हैज बीन टेकन can be reposted only under conditions prescribed for posting of registered article for the first time. No charges will be taken if article has not been opened. अब कोई भी पंजीकृत पत्र है, अगर उसका वितरण कर दिया जाता है, वितरण के बाद उसको दोबारा से रीपोस्ट किया जाता है, वही कंडीशंस के साथ जो एक रजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए होती हैं, पहली बार जो पोस्ट कर रहे हैं इसके लिए आपको दोबारा से कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन कंडीशन क्या है, इसको आपने खोला नहीं होना चाहिए। अगर खोल दिया है तो आपको दोबारा से चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप उसको बिना खोले पोस्ट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, मृतक व्यक्ति को संबोधित लेख ऐसे अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लावारिस लेखों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सो फार एज दी पब्लिक इज कंसर्न, जहाँ तक जनता का संबंध है, देयर इज नो डिफरेंस इन दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई एसओ एंड एचओ। तो एसओ और एचओ के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सेवाओं में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है कि एसओ और एचओ केवल बीओ में जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर में प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज, लेकिन एसओ और एचओ में जनता से संबंधित जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आगे चलते हैं, फिलैटली की बात करते हैं, टर्म एज किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स। तो फिलैटली को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ हॉबीज, जितने भी शौक होते हैं, ठीक है, अलग अलग शौक होते हैं ना, हर किसी के अलग अलग हॉबी होते हैं, उन सभी का राजा कहा जाता है। एंड हॉबी ऑफ किंग्स, और जितने राजा होते हैं उन सभी की हॉबी किसे कहा जाता है, फिलैटली को कहा जाता है। तो ये टर्म आपने याद रखनी है, पूछी जाती है। फ्लैटली ब्यूरोज की बात करें, इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फ्लैटलिस्ट्स एंड स्टैम्प कलेक्टर्स, फ्लैटली ब्यूरोज आर एस्टैब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट। तो जितने भी डाक टिकट संग्रह करता है या फ्लैटलिस्ट हैं, जिन्हें डाक टिकट वगैरह इकट्ठा करने का शौक होता है, उन सभी के लिए क्या किया गया, डिपार्टमेंट के द्वारा फ्लैटली ब्यूरोज की स्थापना की गई है। ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फ्लैटली, फ्लैटली के जो विदेशी ऑर्डर होते हैं एग्जीक्यूटेड एट इंडियन फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ, उन्हें कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पे निष्पादित किया जाता है, बॉम्बे जीपीओ में किया जाता है। आगे चलते हैं, एंट्रीज इन फ्रैंकिंग मशीन लेजर। फ्रैंकिंग मशीन लेजर जो होता है उसमें जो एंट्रीज की जाती है शुड बी चेक्ड वंस इन अ मंथ, उन्हें महीने में एक बार चेक किया जाता है। वर्जन 2 मॉडल्स ऑफ RMFS, तो ये मैंने पहले भी बोला है वीडियो में, आजकल एक नया चला हुआ है RMFS, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम। मशीन्स वेयर अप्रूव्ड टू फॉलो OEMS, OEM क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो मेजर्स नियो पोस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेजर्स पिटनी बोवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और मेजर्स फ्रामा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये सभी जो है इनको अप्रूव करने के लिए दिए गए हैं। आगे चलते हैं, फैसिलिटीज ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टिंग इन कैश अवेलेबल एट सिलेक्टेड गैजेटेड एंड हाई सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिसेज टू फर्म्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हु पोस्ट नॉट लेस देन 500 आर्टिकल्स एट अ टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, डाक शुल्क में पूर्व भुगतान की जो सुविधा है कुछ एक सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज में, कौन से गैजेटेड राजपत्रित और हाई सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिसेज में, उन फर्म्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए होती है जो कम से कम एक बार में 500 लेखों को पोस्ट करते हैं।
आगे चलते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू 500 रुपीज़ विल बी डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी मैनर। तो इसमें अभी देखो आप बार बार करते हैं चेंज हो गया या ये हो गया अपडेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई भी बीमित लेख है 500 रुपये तक अगर वो उसकी वैल्यू है तो उसका जो है ऑर्डिनरी मैनर मतलब सामान्य तरीके से उसका वितरण किया जाएगा। आर्टिकल ऑन विच कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज़। अब ऐसे लेख जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है 50 रुपये से, ठीक है, इंश्योर्ड मत कर देना, यहाँ पे क्या आएगा कस्टम ड्यूटी आएगा। अब कस्टम ड्यूटी वाले लेख जिनके ऊपर 50 रुपये से अधिक की कस्टम ड्यूटी रिकवर की जानी है आर ऑर्डरली डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, तो उन्हें डाकघर की खिड़की पर सामान्य रूप से वितरित किया जाता है। आगे चलते हैं, सर्किल और फ्लैटली ब्यूरोज की बात करते हैं। कौन से सर्किल में कितने फ्लैटली ब्यूरो और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। सबसे पहले चलते हैं आंध्र प्रदेश में, सभी का आपको याद नहीं करना है, अपने सर्किल का याद करना है। आंध्र प्रदेश में, और ये चेंजेबल थिंग्स होती हैं, अभी पीए के एग्जाम के लिए आप इनको कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें परमानेंट है, चेंज होती रहती है, आगे वाले एग्जाम के लिए हो सकता है चेंज हो जाए। तो आंध्र प्रदेश सर्किल की बात करें तो इसमें आपके पास 3 है। एक है आपका तिरुपति एचओ, विजयवाड़ा एचओ और विशाखापट्टनम एचओ, इन 3 जगहों पे स्थित है। असम का बात करें, असम में एक ही फ्लैटली ब्यूरो है, गुवाहाटी जीपीओ। बिहार में एक है, छत्तीसगढ़ में एक है, आप नाम याद कर लेना, अपने सर्कल का खुद ही देख लेना। दिल्ली की बात करें 4 है, गुजरात में 2 है, हरियाणा में 1 है, हिमाचल प्रदेश में 2 है। कहाँ कहाँ, शिमला जीपीओ और धर्मशाला हेड ऑफिस में। और जम्मू और कश्मीर की बात करें 1 है, श्रीनगर जीपीओ में। झारखंड की बात करें 1 है, जैसलमेर, ठीक है, जमशेदपुर एचओ में। कर्नाटका में 4 है, केरला में 4 है, मध्य प्रदेश में 2 है, महाराष्ट्र में 2 है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें 2 है। आगे चलते हैं आपके पास, उड़ीसा में 1 है, पंजाब में 5 है, चंडीगढ़ है, ठीक है, अमृतसर में है, लुधियाना में है, उसके बाद है पटियाला और जलंधर सिटी। और आगे चलते हैं, राजस्थान में 4 है, तमिलनाडु में 3 है, तेलंगाना में 1 है, उत्तर प्रदेश में 2 है, उत्तराखंड में 1, वेस्ट बंगाल में 2 और एपीएस, ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस भी है एक, 1 सीबीपी और 2 सीबीपी और 2 ही आर्मी पोस्टल सर्विस, और यहाँ पे भी फ्लैटली ब्यूरो जो है उपलब्ध है। आगे चलते हैं, आईटी मॉडर्नाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, फैसिलिटी आईडी, टर्म्स यूज्ड इन सीएसआई। ये जो टर्म्स हैं कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में इनका यूज़ किया जाता है इन सैप। और प्रॉफिट सेंटर की बात करें हम, प्रॉफिट सेंटर जो है 10 डिजिट का नंबर होता है, इसमें दिया जाता है प्रॉफिट सेंटर की जो आईडी रहती है, और प्रत्येक डाकघर को दी जाती है। कॉस्ट सेंटर आईडी की बात करें, ये भी 10 डिजिट नंबर की होती है। सभी डाकघरों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। प्रॉफिट सेंटर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हेड पोस्ट ऑफिस, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर जो है यूज इन F&A। तो प्रॉफिट सेंटर जो है एंड कॉस्ट सेंटर जो है इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, F&A। फाइनेंस एंड अकाउंट में क्या जाता है। फैसिलिटी आईडी की बात करें, फैसिलिटी आईडी में आपके पास 13 डिजिट का एक नंबर रहता है, तो फैसिलिटी आईडी जो है 13 डिजिट की हो जाएगी। इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट रहते हैं अल्फ़ाबेट्स विच डिनोटेड द टाइप ऑफ ऑफिस, तो इसमें जो पहले 2 डिजिट रहते हैं वो अल्फ़ाबेट रहते हैं, और किस चीज़ को ये डिनोट करते हैं, किस प्रकार का वो कार्यालय है, ठीक है, किस प्रकार का कार्यालय, वो हेड ऑफिस है, सब ऑफिस है या डिविजनल ऑफिस है। और बाकी जो 11 डिजिट रहते हैं वो कैसे रहते हैं, न्यूमेरियल्स रहते हैं। सोल आईडी की बात करें, सोल की फुल फॉर्म क्या होती है, सर्विस आउटलेट। सोल आईडी की बात करें, सर्विस आउटलेट आईडी इज 8 डिजिट्स न्यूमेरियल यूज्ड इन फिनेकल, तो ये फिनेकल में यूज़ की जाती है, 8 डिजिट की आईडी होती है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि आईटी मॉडर्नाइजेशन में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है, माइक्रोफोन है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल करेक्टर है, ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। किसमें आ जाएंगे, इनपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइस अच्छे से याद कर लेने, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट की बात करें। PNOP वाज स्टार्टेड इन 7 अगस्त 2018, 17/8/2018 को PNOP पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट जो है इसको शुरू किया गया। डिपार्टमेंट हैज़ एस्टेब्लिश पार्सल डायरेक्टोरेट इन द ईयर 2018। पार्सल जो है, पार्सल डायरेक्टोरेट जो है, डिपार्टमेंट ने इसकी स्थापना कब की, 2018 में की है। इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है और पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं, कंपनसेशन फॉर इंटरनेशनल आर्टिकल्स, अंतर्राष्ट्रीय लेखों के संबंध में मुआवजे। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल की बात करें, लॉस, थेफ्ट और टोटल डैमेज की बात करें, वैल्यू ऑफ कंटेंट्स और 30 SDR बिचावर इज लेस, साथ में पोस्टेज पेड पूरा याद करना है। अगर आपका कोई भी पंजीकृत लेख है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें अगर वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है, चोरी या पूरी तरह से वो नुकसान हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो मुआवजा दिया जाता है वैल्यू ऑफ कंटेंट्स या फिर 30 SDR दोनों में से जो भी कम होता है वो दिया जाता है, साथ में पोस्टेज पेड आपको दी जाती है।
पार्शियल लॉस, डैमेज और थेफ्ट के लिए पार्शियल मतलब अगर कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है, थोड़े बहुत चोरी हो गई है, उसमें से आधे कंटेंट निकाल दिए, आधी सामग्री बच गई है, तो जो भी आपका लॉस हुआ है, ठीक है, जो भी आपका गुम हुआ है उसके लिए, और साथ में या फिर जो नुकसान हुआ है वो आपको दिया जाएगा, और 30 SDR से ये ज़्यादा नहीं रहेगा। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड एम बैक की बात करें तो इसमें लॉस, थेफ्ट या टोटल डैमेज के लिए आपको कंपनसेशन के रूप में 150 SDR दिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल पार्सल की बात करें अप टू 40 SDR पर पार्सल के हिसाब से, या फिर 4.50 SDR पर केजी के हिसाब से, या फिर वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, दोनों में से जो भी कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये छूट जाएंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाता है एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VPP सिस्टम स्टार्टेड इन 1877। पोस्ट कार्ड जो है इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1879। मनी ऑर्डर सर्विस जो है वो 1880 में शुरू की गई। फर्स्ट ईमेल सेंट बाय फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी, जो पहली हवाई डाक सेवा थी वो इलाहाबाद से नैनी 1911 में भेजी गई। इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है इनको 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। पिन कोड की बात करें 15 अगस्त 1972 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर। DOP केम इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म 1 अक्टूबर 1854। DOP जो है इसको ये अपनी जो प्रेजेंट फॉर्म मतलब ये वर्तमान में जिस रूप में है उस रूप में कब आया? 1 अक्टूबर 1854 में आया। PLI जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1 फरवरी 1884 में किया गया। वर्ल्ड पोस्ट डे की बात करें 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। UPU जो है इसकी स्थापना कब हुई? अब देखो जब UPU की स्थापना हुई उसी दिन को, ठीक है, उसी डे को कैसे मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। UPU की स्थापना जो है 9 अक्टूबर 1874 में हुई। नेशनल पोस्टल वीक की बात करें, राष्ट्रीय जो आपका डाक सप्ताह मनाया जाता है 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एग्रो की बात करें अगस्त 2008 में। कई बार क्वेश्चन IT मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या पूछा जाता है? कौन सा सेगमेंट नहीं है उसमें आपका IT प्रोजेक्ट एरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। IT प्रोजेक्ट जो है वो नवंबर 2012 में हुआ था, ये प्रोजेक्ट एरो जो 2008 में शुरू हुआ था। ये प्रोजेक्ट एरो जो IT मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा नहीं है, इसको ध्यान रखना। IPPV जो है इसको कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2018 को किया गया। EMO सर्विस की बात करें 10 अक्टूबर 2008 को इसकी शुरुआत की गई। EIPO इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर 22 मार्च 2013 को इसकी शुरुआत की गई। आगे चलते हैं, फर्स्ट माई स्टैम्प शीट जो है इसको कब? 2011 में। और कौन से? वर्ल्ड फ्लैट लीग एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011 के दौरान इसको पेश किया गया। POPS के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नवंबर 2019 में शुरू किए गए। स्पीड पोस्ट जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1986 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1986 में। रूरल PLI की बात करें, ठीक है, तो 24/3/1995। 24 मार्च 1995 में ऑन द बेसिस ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट, किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया? मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको पेश किया गया था। ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस वेस्ड ऑन इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट आधारित ट्रैक और ट्रेस फैसिलिटी की बात करें 3 जनवरी 2002 को इसको शुरुआत की गई इसकी। विल मेल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड ऑन 5 सितंबर 2003 को इसकी शुरुआत की गई। बिल मेल सर्विस इसके बारे में हम करते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में लॉजिस्टिक पोस्ट जो है 10 अगस्त 2004 में इसकी शुरुआत की गई। PMSB बाई 9 मई 2015, PMJJ बाई 9 मई 2015। APY की बात करें 2015-16 बजट के दौरान इसको पेश किया गया। फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प की बात करें, पहले डाक टिकट की बात करें 1 जुलाई 1852 सिंधे डॉक जिसे कहा जाता है। POSB पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात करें 1 अप्रैल 1882 को इसकी शुरुआत की गई। फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की पहली जो डाक टिकट थी 21 नवंबर 1947 को इसे पेश किया गया। नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक पे UPI ऐप इंट्रोड्यूस्ड ऑन, तो डाक पे UPI ऐप जो है इसको कब? 15/12/2020 को इंट्रोड्यूस किया गया। मोबाइल बैंकिंग ऐप फॉर POSB कस्टमर्स, POSB कस्टमर्स के लिए जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है 15 अक्टूबर 2019 को पेश किया गया। डोमेस्टिक फ्लैट लीग डिपॉजिट अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अगस्त 1965 में से इंट्रोड्यूस किया गया। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है, ये किसके लिए थी? जो कोविड के दौरान बच्चे अनाथ हुए उनके लिए ये स्कीम जो इसकी शुरुआत की गई। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इसमें गार्डियन रहेगा, कितने से खुलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें। तो ये कब इसकी शुरुआत हुई? 29 मई 2021 में। नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें 1 जनवरी 2004 में।
आगे चलते हैं, डायरेक्ट पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2005 में, और कब? 2 जून 2005 को इसकी शुरुआत की गई। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन 1961, ये हम बार बार कर चुके हैं, पहले भी वीडियोस में आ चुका है। पार्सल डायरेक्टोरेट अभी वीडियो में ये भी आ चुका है। 2018 में इंडिया ने जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब ज्वाइन किया? 1973 में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1961 में। इंटरनेट बैंकिंग टू पीओएसबी कस्टमर्स, तो जो भी पीओएसबी कस्टमर्स हैं उनके लिए इंटरनेट बैंकिंग 14/12/2018 को इसकी शुरुआत हुई। एटीएम्स ऑफ इंडिया पोस्ट बिकेम इंटर ऑपरेबल विद बैंक फ्रॉम 31 दिसंबर 2016, तो जो एटीएम थे भारतीय डाक के अन्य बैंकों के साथ वो कब से अंतर संचालित हो गए? 31/12/2016 से। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स ओन रामायण इशूड ऑन, तो जो रामायण है, रामायण के ऊपर कमेमोरेटिव स्टैम्प जो स्मारक डाक टिकट होते हैं उनको कब जारी किया गया? तो 22/9/2017 को किया गया। डाटा सेंटर जो है नवी मुंबई में, कब इसकी शुरुआत हुई? 3 अप्रैल 2013 में हुई। डिजास्टर रिकवरी सेंटर पीटीसी मैसूर में कब से वहाँ पर कार्यरत है? और 15/5/2015 से। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल पोस्ट कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस 2023 की जो है वो कब होने वाली है? 25-26 मई को होने वाली है। कहाँ पे? डबलिन में होने वाली है। और आईपीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, आईपीसी याद कर लेना पोस्ट ऑफिस की भाषा में, इंटरनेशनल पोस्ट कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस, ये जो है 2022 की कहाँ पे हुई थी? वियना में हुई थी 24-25 मई को। एनएससी और केवीपी शुड इन शेप ऑफ पासबुक फॉर्मेट, एनएससी और केवीपी जो है पासबुक फॉर्मेट में कब से जारी करने? पहले कैसे होते थे? सर्टिफिकेट के रूप में दिए जाते थे, अब कैसे दिए जाते हैं? पासबुक के रूप में। तो सर्टिफिकेट से पासबुक के रूप में कब चेंज किए गए? 1/7/2016 से। इंडियन पोस्ट हेल्पलाइन नंबर जो है 1800-266-6868 है। आगे चलते हैं, फिर से आपके कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो वॉल्यूम 6 पार्ट 1 की बात करें, इसका चैप्टर नंबर 1 जो है मिसलीनियस रूल से संबंधित है। चैप्टर नंबर 2 मेल डिपार्टमेंट से संबंधित है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें सॉर्टिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है। चैप्टर नंबर 4 जो है डिलीवरी डिपार्टमेंट से संबंधित है। 5 की बात करें डिपॉजिट डिपार्टमेंट से संबंधित है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट से संबंधित है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, याद कर लेना। आगे चलते हैं, फॉरेन पोस्ट मैनुअल की बात करते हैं। फॉरेन पोस्ट मैनुअल में चैप्टर नंबर 1 जर्नल प्रिंसिपल। अब फॉरेन पोस्ट मैनुअल भाई आपका 500-600 पेजेस का है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा वो यहाँ पे आ गया, इसके अलावा कहीं और से आ जाएगा फिर तो क्या बोल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है जर्नल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, और इसमें कौन कौन से आपके रूल नंबर जो है वो भी याद कर लो, यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे। तो रूल नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1 का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 2 में आ जाते हैं एक्ट्स ऑफ यूनियन, ठीक है, एओपीयू एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन या एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करें आइटम्स यूज्ड इन इंटरनेशनल पोस्ट, ठीक है, ये आपका रूल नंबर 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं, टर्म्स यूज्ड इन इंटरनेशनल पोस्ट, अंतरराष्ट्रीय डाक में जो टर्म्स यूज़ की जाते हैं, जो शब्द बार बार यूज़ किए जाते हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। रूल नंबर 6 की बात करें कोरेस्पोंडेंस विद अदर एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ प्री पेमेंट, पूरा भुगतान के तरीके। 7A में क्या आएगा? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, डाक शुल्क का आप कैसे भुगतान करते हैं, ठीक है, प्री पेमेंट उसकी कैसे करेंगे। फ्री पोस्टेज आ जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड एंड प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, उसके बाद है काउंटरफीट और फ्रॉडलेंट स्टैम्प्स, और उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड वगैरह होते हैं उनके प्रिजर्वेशन पीरियड के बारे में यहाँ पे बताया गया। और साथ में आगे चलते हैं फॉरेन पोस्ट मैनुअल का चैप्टर नंबर 2 आउटवर्ड सरफेस मेल, चैप्टर नंबर 3 इनवर्ड सरफेस मेल, चैप्टर नंबर 4 क्लोज्ड सरफेस मेल इन ट्रांजिट। आगे चलते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में कर चुके हैं, क्या होती है क्लोज्ड सरफेस मेल इन ट्रांजिट या आउटवर्ड एयर सर्विसेज, या फिर जो आपकी जो होती हैं क्लोज्ड सरफेस, ओपन सरफेस मेल ट्रांजिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें आउटवर्ड एयर मेल्स का आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें इनवर्ड एयर मेल्स का आ जाएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें क्लोज्ड एयर मेल इन ट्रांजिट। चैप्टर नंबर 9 बैग्स के बारे में। चैप्टर नंबर 14 आउटवर्ड सरफेस पार्सल के बारे में आ जाएगा। यहाँ पे एक और आ गया छोटा सा IT प्रोजेक्ट 2.0, तो इसमें इतना कुछ नहीं याद करना है, लेकिन इतना याद कर लेना है, इसको जो है कैबिनेट ने, ठीक है, IT प्रोजेक्ट 2.0, 1.0 नहीं है, 1.0 जो नवंबर 2000 आपका किया गया था 12 में, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसको कब अप्रूव किया गया? 19 जनवरी 2022 में इसको अप्रूव किया गया। और इसका टोटल आउटले, इसका मतलब जो भी आउटले है, मतलब कितने के परिव्यय के साथ इसको लागू किया गया, तो 5785 करोड़ के साथ किया गया।
आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, तो इसको 8 वर्ष की अवधि के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इनकर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। और कौन से कब से लेके कब तक, 2022-23 से लेके 2029-30 के फाइनेंशियल ईयर तक के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये आपको कर लेनी है भाई। पोस्टल सर्विस बोर्ड, श्री विनीत पांडे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चेयरपर्सन पोस्टल सर्विस बोर्ड, ये आपने याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट में मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सीधा कि क्या इंटरेस्ट रेट है प्रेजेंट में, क्योंकि अभी 31 मार्च से पहले तो चेंज होंगे नहीं, एक बार हो चुके हैं 1 जनवरी को, तो ये पीए के एग्जाम में आने की संभावना है, आपने अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हुए हैं। तो 1/1/2023 से 31/3/2023 तक के लिए जो इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं सीनियर सिटीजन, क्या होता है क्वेश्चन में, क्या पूछा जाता है, आप इंटरेस्ट रेट करके चले जाते हैं, अच्छे से याद नहीं करते हैं। क्या पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किस में दिया जाएगा, एसएस से, एससीएसएस, केवीपी या फिर एमआईएस, किस में दिया जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट रेट पता होंगे तभी बता पाएंगे। सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर इंटरेस्ट रेट है 5 वर्ष के लिए, साथ में लिखा हुआ है कितने वर्ष के लिए खाता खोला जाएगा, 5 वर्ष की इसकी रहती है मैच्योरिटी टर्म, तो 8% इसके ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है, 8%। कन्या समृद्धि योजना अकाउंट की बात करें, एसएस से जिसे कहा जाता है, 21 वर्ष का ये खाता होता है, 7.6% इंटरेस्ट है प्रेजेंट में। केवीपी की बात करें 10 साल, पहले कितना था, 10 साल 4 महीने, अभी 10 साल का रह गया, 7.2% इंटरेस्ट है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की बात करें, 15 साल का ये खाता खुलता है, 7.1% का इंटरेस्ट रहेगा। मंथली इनकम स्कीम की बात करें, 5 साल का ये खाता खुलता है, 7.1% इंटरेस्ट रहेगा। नेशनल सेविंग एनएससी की बात करें, 5 साल के लिए खुलेगा, 7% इंटरेस्ट रहेगा। 5 ईयर टीडी की बात करें, इसमें भी 7% इंटरेस्ट है, 5 साल के लिए खोला जाएगा। 3 ईयर टीडी या 2 ईयर टीडी, 1 ईयर टीडी, इंटरेस्ट रेट यहाँ से पढ़ लेना। रिकरिंग डिपॉजिट में सेम इंटरेस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 5.8% है, 5 वर्ष के लिए खोला जाता है। सेविंग अकाउंट की बात करें 4% है, ये तो पहले से यही चला रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे और कुछ दे रखे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था और साथ में ये भी आपने कर लेना है। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अच्छे से आपने ये कर लेनी है, ठीक है। किसी भी आपको लगे कि कोई गलती इसमें है तो ज़रूर आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि कई बार होता है हमें लगता है गलत पढ़ाया गया, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न होता है और हम ही उस चीज़ को गलत कर बैठते हैं, फिर हम बताते नहीं हैं कि शायद दूसरा ना कहीं इसको सही कर ले। कई बार क्या होता है हमें कन्फ्यूज़न होता है, हम नहीं बताते दूसरों को कि दूसरा ना उसको सही कर ले, दूसरा हालांकि सही होता है। तो उस चीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें ये गलती नज़र आ रही है, इसका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। उस चीज़ में आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाता है, दूसरों का कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाता है। हो सकता है आपको वहाँ पे कोई गलती लग रही हो तो आपकी सही हो जाएगी। और रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल्स और भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक के लिए पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करवाई गई हैं, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के 3 साल के करवाए गए हैं, थ्योरी आपको करवाई गई है। इससे ज़्यादा आप और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपसे, ठीक है। तो इतने से क्वेश्चन के लिए इतना सारा कुछ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो 50 में से 50 यहाँ पे मार्क्स अगर डीओपी के आपके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो तो आ सकते हैं वो। तो इसको ज़रूर आपने वीडियो को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।